ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए कि आज हर्षिता, मैं और वीरू हमने डिसाइड किया कि हेडलाइंस ड्रॉप कर दें और सीधा मुद्दे पर आते हैं। बहुत कुछ है हर्षिता बात करने के लिए, लेकिन पहले दो नंबर्स की बात कर लेते हैं, SBI और एशियन पेंट्स। मेरे ख्याल से SBI के नंबर्स क्लियरली बहुत अच्छे हैं। दिक्कत यह है कि मार्केट को शायद पता था कि नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और उसके बाद स्पेस बचा या नहीं यहाँ पर, ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल है उसमें बहुत अच्छे नंबर्स पर भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन, स्पेशली ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हो, जैसे कि SBI है। इसके लिए आप देखिए नंबर्स अच्छे आए, एकदम से स्टॉक 833 तक गया, वहाँ से कोलैप्स हुआ। अब इसमें अगला मूव आएगा जब खरा साहब बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो सारे सवालों के जवाब देंगे। नॉर्मली उसके बाद दूसरा मूव आता है, लेकिन आज का मेरे ख्याल से सबसे ख़राब नंबर है एशियन पेंट्स का। और एशियन पेंट्स के नंबर्स और उनकी जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री है उसको देखकर मुझे कल के लिए डर लग रहा है कि कल ब्रोकरेजेस के काफ़ी ख़राब प्राइस टारगेट आने वाले हैं एशियन पेंट्स पर। और कितने समय बाद ऐसा हुआ है कि मार्केट, खैर अब तो 52 वीक हाई से दूर है, लेकिन एशियन पेंट 52 वीक लो पर और मार्केट 52 वीक हाई के करीब रहा हो। लेकिन मार्केट की बात करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े ब्रेकडाउन के यहाँ साइन मिल रहे हैं। हर्षिता, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली और अच्छे खासे दिग्गज काउंटर्स में हमने देखा है वो बड़ा शेकआउट नजर आया, चाहे वो L&T हो, ITC हो या फिर रिलायंस जैसे काउंटर्स। ये जो 22,021 तक हम पहुंचे और अनुज, मुझे याद है कल परसों आप मेंशन कर रहे थे कि ऐसा होगा कि शायद हम 21,800 तक भी फिसलेंगे, उसी दिशा में बाजार फिसल रहा है। बिल्कुल हर्षिता, देखिए ये ब्रेकडाउन के साइन है मार्केट में। आज सुबह एक चीज़ मैंने बोली थी कि 22,185 अगर टूट गया उसके बाद बस फिर मार्केट में वन वे स्लाइड आ सकती है और वो उसके बाद अगला सपोर्ट सीधा 22,000 पर है। और ये देखिए आप, मार्केट इस समय 22,000 के काफ़ी करीब आ गया। और आज एक और चीज़ हुई है, आज मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई हुई है। कल मिड कैप और स्मॉल कैप तो आउट परफॉर्म कर रहे थे कम से कम, तो वहाँ पर पिटाई हुई है। बड़ा सवाल ये है कि ये एग्जिट का टाइम है या फ्रेश एंट्री का टाइम है। मैं कुछ देर में 2019 की भी एनालॉजी दूंगा आपको। मेरे ख्याल से दोनों, अगर आप ट्रेडर हैं तो रिस्पेक्ट करिए स्क्रीन को और ये मान के चलिए, ये 2 दिन पहले एक व्यू ले लिया गया था कि यहाँ से भी लॉन्ग्स में तो एग्जिट कर जाइए, शॉर्ट करना है नहीं, आपका व्यू है। लेकिन इन्वेस्टर है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। 21,800 से 22,000 अगला सपोर्ट है, लेकिन क्लोज देख लेते हैं। अगर आज आखिरी के 1.5 घंटे में मिरेकलस रिकवरी नहीं आई, और क्योंकि आज एक्सपायरी है, हो सकता है कि एक मिरेकलस रिकवरी आ भी जाए, लेकिन अगर नहीं आई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा है तो सेल ऑन रैली पे पैसा बनाइए। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, अब SBI का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप। अब बताइए मुझे, नंबर में कोई तकलीफ नहीं, कुछ कमी नहीं, लेकिन ये मार्केट इस तरीके का है। यही नंबर पिछले क्वार्टर आया होता ना, ये 870 पे होता, लेकिन इस क्वार्टर क्योंकि मार्केट खराब है 810 पर है। तो फिर ये SBI जिस तरह से फिसल रहा है, ये निफ्टी बैंक के लिए भी एक बड़ी बाधा साबित होगा, कंसिडरिंग वैसे भी ICICI और HDFC बैंक से बहुत तेजी से हाथ पीछे खींचे हैं। देखिए निफ्टी बैंक पर मैं एक चीज़ बहुत 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, इंडेक्स पर कोई व्यू नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में निफ्टी बैंक आपके स्टॉप लॉसेस लगा देगा। जिस तरीके से निफ्टी बैंक में मूव आएंगे, 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आराम से ट्रिगर होगा। इसके लिए 3-4 दिन से मैंने एक व्यू लिया है कि मैं निफ्टी बैंक पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी दूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ये बहुत वोलेटाइल हो गया इंडेक्स। और SBI भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, लोअर लेवल से यहाँ पे भी रिकवरी आ सकती है, लेकिन बैंकों में कुछ अजीब हो रहा है। तो इसके लिए एक वन वे व्यू लेना बैंकों में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा पर्पसली अवॉइड कर रहा हूँ इस समय। तो निफ्टी बैंक से दूर रहने की सलाह, लेकिन ऑफ कोर्स देखते हैं SBI संभलता है या गिरता है, इस पर नजरें रहेंगी। कुछ ही देर में इनफैक्ट हम एक जानकार को भी जोड़ेंगे कि वो SBI के फाइन प्रिंट को कैसे पढ़ रहे हैं और किस तरह की स्थिति उभर कर आएगी। लेकिन अनुज, एक मेंशन जो आप करने वाले थे कि 2019 से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक क्रूशल ईयर था जब ऑफ कोर्स वो सेकंड टाइम ये सरकार चुनकर आई थी। अब शायद हो सकता है तीसरी बार आए। इतना संदेह की और वहां से क्या लर्निंग होगी? देखिए हर्षिता, मैं एक चीज़ बताऊंगा, मार्केट को लेकर ना लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है। और मैं तो खैर, आप 2019 की बात कर रहे हैं, मुझे 2014, 2009, 2004 वो सारे मतलब मेरे दिमाग में छपे हुए हैं क्या हुआ था। 2019 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, और ये
अब आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, ये आपको एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी में बता रहा हूँ। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 तक के बीच में निफ्टी 4% गिरा था। और आप वो उस समय की स्पीचेस निकाल लीजिए और उस समय का एनालिसिस निकाल लीजिए, वही एनालिसिस, क्या पीएम कमज़ोर हो रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो रही है, क्या इंडिया हारने वाला है, हुआ क्या था? 2014 से ज़्यादा सीटें आई थी, ठीक है। वो मार्केट ने भांप लिया। उसके बाद छठे फेज़ से लेके एग्जिट पोल के दिन तक मार्केट आ गया था ऑल टाइम हाई पर। तब निफ्टी कहाँ से कहाँ तक गिरा था? 11, आई थिंक तब 11,000 समथिंग के लेवल्स थे। 11,600 से हम 11,150 तक गिरे थे। अच्छा, इस बार हम गिरे कितना है मैं ये जानना चाहता हूँ। हम मेरे ख्याल से 2% गिरे होंगे, 2-2.5% पीक से 3.5%। आज इनफैक्ट मैं और विकास वही चेक कर रहे थे कि निफ्टी आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 3-3.5% करीब हाँ, अब करीब हाँ 52 वीक हाई से करीब ये मेरा कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई, उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। अब 52 वीक हाई से हम 3.5% गिर चुके हैं। बस पिछली बार ये हुआ था कि पिछली बार हम फेज़ 1 to 6 के बीच में धीरे धीरे गिरे थे। इस बार हम सीधा पहले 3 फेज़ में गिर गए, करीब 4% के करीब, ठीक है। तो पिछली बार लेकिन नया हाई लगा था 4% की करेक्शन के बाद। अगर इस बार भी वही प्ले आउट होना है, 4% के करीब का बॉटम लगना है, तो आप मान लीजिए 21,800 से 21,850। इसीलिए मैं बार बार वो 21,800 को भी लेके आता हूँ, 21,800 से 21,850। अगर 21,800 टूटने लगा ना, तब तो मैं खुद कहूँगा कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। लेकिन 21,800, 21,850, 21,900 ब्रॉडली इसके पास अगर आप पहुँच गए ना, फिर सेल रही है मार्केट में। फिर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेके एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ETF तो बाय करना होगा। फ्यूचर में आप करें या ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन ये एक व्यू होगा। खैर एक काम करते हैं, अब वीरू के पास चलते हैं। मार्केट में स्लाइड आ रही है बहुत ज़बरदस्त। वीरू गुड आफ्टरनून, बताइए F&O में क्या इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रहे? अनुज गुड आफ्टरनून, हर्षा गुड आफ्टरनून। PSUs में स्पेशली अगर आप देखें अनुज, काफ़ी स्लाइड है। मैं 1-2 स्टॉक्स जहाँ पे पिछले 1-2 घंटे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हुई है वो रख देता हूँ स्क्रीन पे। स्ट्रेंथ अभी भी ऑटो में है, PSUs में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे PFC कल का स्टार परफॉर्मर सिंक होता हुआ 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की रेंज तोड़ता हुआ यहाँ पे पिछले लगभग 1 घंटे में आप जरा गिरावट देखिए। काउंटर ऑलमोस्ट सिंक होके 430 की ट्रैजेक्टरी से अभी 421 का लो लगा के आया। यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है PSU बास्केट में। उसके बाद आप लेके आइए एक बार कोल इंडिया 4.25% नीचे। आज ये स्टॉक 20 डे मार्क नीचे स्लिप होकर ऑलमोस्ट 50 डे मार्क को टच करने की तैयारी करता हुआ यहाँ भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। आप चेंज इन OI को देखिए, लगभग 24 लाख क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग देखिए, ह्यूज। फिर आप लेके आइए एक बार जरा प्लीज़ BHL को 3.5% नीचे, ये भी 10 डे मार्क की ट्रैजेक्टरी को तोड़ता हुआ हेडिंग टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो PSUs में अनुज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और अगर कहीं स्ट्रेंथ है इस पूरे बाजार में आज तो वो है ऑटो। और आई थिंक अभी भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कोई अगर स्टॉक लगता है तो वो है टाटा मोटर्स। 1040 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन। मेरे ख्याल से PSUs में पेन, ऑटो में गेन और टाटा मोटर्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। अनुज फटाफट से हम ट्रेंडिंग काउंटर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि कहां पर वो बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। कंस्टिंग क्लियरली वो शेकआउट देखने को मिला है दिग्गजों में। L&T जैसे बिग बॉयज है, नंबर्स के बाद उस गाइडेंस पर दरअसल मार्केट ने थम्स डाउन दिया है। 6% का कट इधर। डीवीज लैब, एशियन पेंट नंबर्स के बाद करीब 3.5-4% नीचे। और कोल इंडिया लगातार ये दूसरा सत्र जहां पर बिकवाली है, लेकिन आज बिकवाली ज्यादा है, 4% का नुकसान। पिरामिड एंटरप्राइजेस के नंबर्स से बाजार खुश नहीं, तो 7% का नॉक इसने लिया। मनप्पुरम मुथूट सुबह से ही कमजोर है। NBFCs को RBI की तरफ से जो चेतावनी आई है कि 20,000 से ज्यादा कैश आप नहीं देंगे लोन अगेंस्ट गोल्ड में। आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन ये दूसरे लूजर्स हैं आज के। लेकिन कुछ काउंटर्स जो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को सपोर्ट करने की, उसमें ऑटो कंपनियों का हाथ है। हीरो मोटोकॉर्प 4% ऊपर। टाटा मोटर्स कल नंबर से पहले 2.25% की तेजी और M&M में भी 1.5% का इजाफा। SBI वॉलेटाइल है, नंबर्स के बाद अब 1% ऊपर। TVS के नंबर्स पर 4% भागा है काउंटर। इसके अलावा पिडिलाइट, सन टीवी और बंधन बैंक, ये वो ट्रेड्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। चलिए हमारे जानकारों को फटाफट से जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे पैनल में आज फंडामेंटल्स पर हेमांग जानी जुड़ रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, सुदीप शाह और रुचित जैन है। 2:20 पर बालाजी अमाइंस के नंबर्स पर कंपनी के मैनेजमेंट से बात होगी। डी राम रेड्डी कंपनी के MD जुड़ेंगे। 2:30 बजे इंडियन होटल ने इनफैक्ट अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने की घोषणा की है।
ज़्यादा एडवेंचर, ज़्यादा सफारीज पर इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल से खास बातचीत का एक हिस्सा आपको सुनाएंगे। 2:35 पर कल आने वाले नंबर्स पर फोकस रहेगा। आयशा, टाटा मोटर्स, सिप्ला, ये बिग बॉयज है जिनके नंबर्स का इंतजार है, उस पर आशीष को जोड़ेंगे। फिर मिड कैप्स में ऑफ कोर्स पॉलीकैब, बैंक ऑफ बड़ौदा, एबीबी जैसे नंबर्स पर सुमित आएंगे हमारे साथ। 250 पर पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल मार्केट बिग बॉयज में हमारा साथ देने वाले हैं। और फिर डीलिंग रूम का जायजा 3 बजे के आसपास बीटीएसडी और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मेन वाइल एसबीआई की प्रेजेंटेशन अपलोड हो रही है, तो उसमें से एक बार स्लिपेजेस नंबर्स देख लेंगे, क्योंकि वो अब एक अगला ट्रिगर होगा। नंबर्स अच्छे आए, एक बार के लिए सेल ऑन रैली प्ले हुआ, लेकिन लोअर लेवल से देखिए क्या शानदार रिकवरी आई फिर से एसबीआई में भी। और ये खैर हर बार इसी तरीके से बिहेव करता है। एक बार मैं देख रहा था अगर स्लिपेज का नंबर मिले, क्योंकि वो उनकी प्रेस रिलीज अभी आई। हाँ, 3,984 करोड़ अनुज, ये इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी कम हुआ है नंबर। 5,000 करोड़ के ऊपर का था आई थिंक प्रीवियस क्वार्टर में, और ये सब 4,000 करोड़ के आसपास आता हुआ। बिल्कुल। तो देखिए ये एक चीज़ है कि, और ऐसा भी नहीं है कोई टैक्स राइट बैक वगैरह है, तो ये प्योर एंड प्योर गुड नंबर्स इसे कहा जाएगा। आज तक फ्रेश स्लिपेजेस 3,185 करोड़, ये बहुत शानदार नंबर है। मतलब अब मैं एक चीज़ कहूँगा, जिसको एग्जिट करना था एसबीआई से वो कर चुका है, और अब ये स्टॉक जो है चलेगा यहाँ से अच्छा, और एटलीस्ट बैंक निफ्टी को एक सहारा मिलेगा यहाँ से। और 900 तक की चाल शायद अब एसबीआई में शुरू होगी यहाँ से इन नंबर्स के बेसिस पर। खैर इन सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाबा सर हमारे साथ। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून टू यू। और चुना है मैंने एसबीआई, बिल्कुल सही है, सेटअप सही है। एक ब्रेकआउट चाहिए था, 820 पे ब्रेकआउट मिला है। 815 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एसबीआई पर। ये लगता है 850 पार कर लेगा एसबीआई। तेजी है, अच्छी जगह है खरीदने की अगर खरीदना है तो आप कह रहे हैं 850 के बियॉन्ड जाएगा। अनुज का भी आकलन यही कह रहा है कि 900 की तरफ बढ़ने लगेगा ये काउंटर। अब देखते ही देखते 3% ऊपर आ गया है। हिमांग, आपने नंबर्स देखे हैं, स्लिपेजेस जो अभी अभी हम पढ़ रहे थे उसमें कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और मार्जिन्स थोड़े से ही सही लेकिन इंप्रूव हुए हैं 3.3% के आसपास। बाकी नंबर्स तो आप पढ़ ही चुके होंगे। नंबर्स काफी अच्छे हैं। ऑपरेटिंग लेवल की बात करें तो चाहे एनआईआई हो, नेट प्रॉफिट हो, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट हो, जो मार्केट कंसेंसस था उससे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। स्लिपेजेस 3867 करोड़ है, जो अगेन मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ी अच्छी है, क्योंकि रिजल्ट होते हैं तो कभी जो स्विंग है या वॉलेटिलिटी है वो रहती है। मार्केट एनीवे थोड़ा वीक है, बट प्योरली जो नंबर्स की अगर बात करें तो सब्सटेंशियली अच्छे हैं कंपेयर टू द मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑन ऑल पैरामीटर्स, एनआईआई, पैट, लोन ग्रोथ, स्लिपेजेस। ओके, लीजिए बात करते करते एसबीआई पहुंच गया है अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई था इसका 836.2 जो उसने 3 मई को लगाया था, और आज का हाई 835.95। तो मान के चलिए कि ये करीब करीब ऑल टाइम हाई है। हिमांग, गुड आफ्टरनून। तो क्या एसबीआई यहाँ से बैंकिंग पैक को आउट परफॉर्म करेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि करेक्शन एक अच्छा खासा दे चुका था टॉप से। परफॉर्मेंस मच बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस है लोन ग्रोथ वगैरह की, और मैनेजमेंट कॉन कॉल में थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरह का आउटलुक वहां से मिल रहा है। पर अगर आप देखें तो पिछली लगभग 4 से 5 तिमाही से स्टेट बैंक के जो नंबर्स है वो काफी मार्केट कंसेंसस को बीट कर रहे हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ऐसा कोई स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एसबीआई ये लेवल्स पे भी पॉजिटिव रहना चाहिए, और बैंकिंग इंडेक्स है या बैंकिंग सेक्टर है उसको आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए, तो एसबीआई मीनवाइल देखिए, एनआईएम जो होते हैं उसको हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। मीनवाइल ऑल टाइम हाई हिट किया अभी एसबीआई ने। हम बात भी कर रहे थे कि इसके कि ऑल टाइम हाई हिट होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो ऑल टाइम हाई हिट हुआ। अच्छा हिमांग, लगे हाथों, क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, कुछ देर में बाकी कॉल्स लेंगे।
एक बार जरा आप एशियन पेंट्स पर भी व्यू दे दीजिए, क्योंकि यहाँ नंबर्स मार्केट को काफ़ी ख़राब लगे। डिसअपॉइंटमेंट था अनुज, प्रॉफिट में, एबिटा में, मार्जिन्स में लगभग ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें भी जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस था उससे काफी कमजोर है। तो ऑलरेडी हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। जो नंबर्स आए हैं वो मुझे लगता है कि थोड़े ज्यादा खराब है, तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। एटलीस्ट मुझे लगता है कि नियर टर्म में इसमें ड्रॉप पे भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पेंट गिरावट में भी खरीदारी का मन बिल्कुल नहीं है, इससे बचें। लेकिन एसबीआई एक मौका, और एसबीआई देखिए आसमान छू रहा है, एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। शिल्पा, आफ्टरनून, एसबीआई पर कोई ऑप्शंस के जरिए ट्रेड का मौका? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आई वुड अवॉइड। ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना chaotic है कि बैंक्स में आई एम लिटरली अवॉइडिंग राइट नाउ एनी कॉल्स राइट नाउ। तो ये हो गई। चलिए अब एसबीआई पर डिस्कशन आगे बढ़ते हैं, अब बाकी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपकी क्या कॉल होगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड सभी को। यहाँ पे मैं सेल साइड में दूंगी ओबरॉय रियल्टी में सेल। ओबरॉय रियल्टी फ्यूचर्स 1478 पे है, तो जब तक ये 1500 के नीचे ट्रेड करता है इसमें वीकनेस रहेगा, जहाँ पे थोड़ा इवेंचुअली टुवर्ड्स 1440 से लेके 1420 के लेवल्स आ सकते हैं। तो ओबरॉय रियल्टी सेल रहेगा 1500 के स्टॉप लॉस से। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो आप एट द मनी 1480 का पुट ऑप्शन जो रफली 59 रुपीज के अराउंड 60 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 45 का रखिए, ये भी व्यू सही जाता है तो आपको 80-85 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। ओके, ओबरॉय रियल्टी आपका सेल है इस वक्त, कॉल 1477 पे। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वीरेंद्र जी, देखिए इंडसइंड बैंक पे बिकवाली करने की राय रहेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया है। काफी समय से इस रेंज में 1440 1430 के रेंज में स्टॉक सपोर्ट लेता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके नीचे निकला है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। तो इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1431 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1380 के टारगेट सेट करने हैं इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 1400 का पुट ऑप्शन जो 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 23 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 45 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक पे 3140 का कॉल ऑप्शन भी, मतलब 1400 का कॉल ऑप्शन भी 3140 भी ले सकते हैं। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी वीरू जी, अनुज जी, अर्चना जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनल। तो यहाँ पे निफ्टी एक बहुत क्रूशियल लेवल पे आया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी आईटी से। टिपिकली एक ऑब्जर्वेशन है कि शुक्रवार के दिन निफ्टी आईटी एक अच्छी मूव देता है। यहाँ पे इन्फोसिस में अच्छी बेस नजर आ रही है 1440 पे, तो मैं यहाँ एक बाय रेकमेंड करूंगा 1425 स्टॉप लॉस, जस्ट 1% रिस्क होगी। यहाँ से टारगेट होगा एक गैप जोन है 1475 1485, 1485 1475। इन्फोसिस यहाँ पर एक इन्फोसिस का फिर से इतिहास वैसे दोहरा रहा है। 30 या चौथा क्वार्टर लगातार जब रिजल्ट से पहले स्टॉक में काफ़ी वीकनेस आई और ख़राब रिजल्ट पर स्टॉक ने बॉटम बनाया। इस बार भी एग्जैक्टली रिजल्ट वाले दिन स्टॉक में बॉटम बना और उसके बाद से देखिए आप चार्ट। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक रुचित की ट्रेड बाकी है। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? रुचित, आप म्यूट पर हैं। या सॉरी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बाटा में बिकवाली की सलाह रहेगी। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक वीक काउंटर था, जब मार्केट में भी तेजी हो रही थी तभी भी ये स्टॉक एक प्रेशर में था, तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस तेजी के समय भी था, और जब मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो ये अपना करेक्शन और कंटिन्यू रखे जा रहा है। सो यहाँ पे भी अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। 1330 के ऊपर के स्टॉप लॉस रख के बाटा में फ्रेश सेलिंग भी कर सकते हैं 1250 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 50 के लिए बाटा में एक सेल का ट्रेड बनता हुआ आप देख रहे हैं। हेमांग, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए? मुझे लगता है कि जो टू व्हीलर कंपनीज थे उनके नतीजे काफी अच्छे थे, आउटलुक भी काफी अच्छा दिया गया है, तो डेफिनेटली टीवीएस मोटर में एक पॉजिटिव व्यू से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसमें लगभग शॉर्ट टर्म में 5 to 7% की अपसाइड देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म में लगभग 15 to 18% की अपसाइड देखने को मिल सकती है।
ओके, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस लेकर आइए 8% नीचे। नवीन फ्लोरिन में खैर कल ही लग गया था कि ये थोड़ा सा स्टॉक अब गिरेगा, क्योंकि एक तो नंबर्स ख़राब थे, प्लस नए मैनेजमेंट की जो नए सीईओ की जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी नहीं आई थी। और ये स्टॉक अब खैर कल भी हमारी बात हुई थी इस स्टॉक पर कि शायद ये और गिरे यहाँ से। नवीन फ्लोरिन इस समय 3242। हेमांग, इस बार स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत ख़राब नंबर्स आ रहे हैं, क्या यहाँ पर अभी और डिक्लाइन बाकी है? अनुज, लास्ट 2 तिमाही से मैनेजमेंट ये बता रही है कि प्राइस बॉटम आउट हो चुके हैं, अपटिक देखेंगे, पर वो एक्चुअली नंबर्स में दिख नहीं रहा है। चाहे वो एसआरएफ के नतीजे ले लीजिए, चाहे नवीन के ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर केमिकल स्पेस में अगर कुछ करना है तो दीपक नाइट्राइट ये एक रिलेटिवली बेटर कंपनी है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो चुका है। और क्योंकि इंटीग्रेटेड नेचर है तो बहुत ज्यादा जो वॉलेटिलिटी रहती है रॉ मटेरियल की और जो कन्वर्जन कॉस्ट की, वो रिलेटिवली दीपक नाइट्राइट में कम मिलेगी। तो मैं समझता हूँ वो बेटर स्टॉक है। अदरवाइज स्पेशलिटी केमिकल में अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। स्पेशलिटी केमिकल से इस समय दूर रहने की सलाह। अनुज, यहाँ पर ऑफ कोर्स नवीन फ्लोरिन की अपनी एक अलग प्रॉब्लम हो मैनेजमेंट की, लेकिन पूरे स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में अभी भी किसी मैनेजमेंट की तरफ से एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट में एक पुल बैक होगा। इनफैक्ट एक जानकार से जब मैं बात करी थी, उन्होंने कहा था कि H2 तक डिमांड शायद टलती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर साल की। क्या वही फैक्टर है? बिल्कुल, देखिए मैं आज सबसे ज़्यादा जो मुझे जिसने नर्वस किया वो था आरती इंडस्ट्रीज, क्योंकि बाकी सारी कंपनियों में एक आरती इंडस्ट्रीज इकलौती कंपनी थी जिसने एटलीस्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाया था, और डिसेंट ब्लॉक डील साइन की थी। एग्जैक्टली। लेकिन इस बार जो कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं वो क्लियरली आपको ये बता रहे हैं कि ये प्रेशर अभी और रहने वाला है। केमिकल्स में क्या होगा हर्षदा, केमिकल्स में क्योंकि केमिकल्स एक कमोडिटी बिजनेस है, हर ख़राब नंबर पर मार्केट एक होप ट्रेड लेगा कि क्या ये वर्स्ट क्वार्टर था, और उसमें फिर मार्केट बाय करने की कोशिश करेगा। जैसे कमोडिटी में जब ब्लॉकबस्टर नंबर आते हैं, आप हर बार कोशिश करते हैं कि कहीं ये पीक तो नहीं है, स्पेशली अप साइकिल के बाद। तो डाउन साइकिल के बाद क्योंकि 6 क्वार्टर की डाउन साइड चल रही है, हर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है कि कभी तो लास्ट इसका वर्स्ट बॉटम हम पकड़ लेंगे। तकलीफ यही है कि एटलीस्ट नंबर्स में क्लियरली विजिबल है। एसआरएफ के नंबर्स देखे आपने, नवीन के देखे, आई थिंक आरती के नंबर्स बहुत क्रूशल होंगे, उसमें फिर पता चलेगा हमको कि क्या हो रहा है। लेकिन क्लियरली वीकनेस तो है स्पेस में। वीकनेस क्लियरली इस पूरे पॉकेट में परसिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, और कमेंट्री में कुछ खास बदलाव नहीं है। अभी भी कंपनियां कह रही कैंसिलेशंस नहीं है, लेकिन जो पहले ऑर्डर्स आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे, वो थोड़े से डेफर हो गए हैं। ये वही चीज़ हुई थी पिछले 3 क्वार्टर्स में। आईटी कंपनियों पर भी इस तरह का बयान आ रहा था। लेकिन एक साइड जहां पर कुछ कॉन्फिडेंस लौटने लगा था, फिर ये वॉश आउट हो गया है। एफएमसीजी कंपनियां, हिमांग, आईटीसी, ब्रिटानिया एंड द लाइक्स, इनफैक्ट परसों अच्छी तेजी दिखाने के बाद कल एचयूएल फुस हुआ तो आज भी 0.5% का दबाव देखने को मिला है। इन कंपनियों की कमेंट्री सुनकर लग तो रहा था कि डिमांड स्पेशली ग्रामीण इलाकों में लौट रही है, तो मौका क्यों नहीं ढूंढ रहा है बाजार? मेरे ख्याल से लोगों को एक कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से थोड़ा ठीक लग रहा था, और जो कमेंट्री आई थी वो वॉल्यूम ग्रोथ में और रूरल साइड से थोड़ी अच्छी थी, तो हमने एक पुल बैक देखा। पर इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर अभी भी मार्केट को दिख नहीं रहा है। अगर आपका थोड़ा सा लो रिस्क वाला नजरिया है, जहां पे आप होल्ड करना चाहते हो, तो जरूर से मुझे लगता है कि चाहे वो आईटीसी हो, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, नेस्ले हो, इसमें डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। पर अगर आप मोमेंटम प्लेयर हो या आपको शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड वाला स्टोरी चाहिए, तो उसमें मैं नहीं समझता कि एफएमसीजी में कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर अभी आपको मिलेगा। एफएमसीजी पर ये बात थोड़ी सी यहाँ पे आज बैकफुट पे कंप्लीटली सारे काउंटर। अच्छा, एक बार जरा आप टाइटन लेके आइए। टाइटन 3239 पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अगर आप देखें तो 3418 पे करीब 180 रुपये नीचे। यानी अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स को मान के चलें तो टाइटन अब पोस्ट कोविड, मतलब अपने पूरे करियर में इतनी बुरी परिस्थिति में सिर्फ कोविड के दौरान ही था। नाउ इट्स 3241 डे लो की ट्रैजेक्टरी में। हिमांग, आपकी राय क्या होगी इस पर? इस बार के नंबर्स में ज्वेलरी सेगमेंट में प्रेशर था, वॉचेस सेगमेंट में मार्जिन्स पे प्रेशर था, और
स्पेशली गोल्ड प्राइसेस इस रेंज में? अभी टाइटन में कितना डाउनसाइड खुला है आपके मुताबिक, हेमांग? मेरे ख्याल से ज्यादातर जो भी नेगेटिविटी है वो प्राइस में आ चुकी है। नंबर्स डाउट डिसअपॉइंटमेंट था, और मार्जिन्स में या जो आगे की ग्रोथ की आउटलुक है वो थोड़ी सी सबड्यूड थी। पर ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह का पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो टाइटन जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं एक क्रेडिबिलिटी का भी फैक्टर आता है। तो उसमें टाइटन का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और जो ब्रांड है वो लाजवाब है। तो डेफिनेटली इसमें 2 या 3 पार्ट में निवेश करना चाहिए। आप थोड़ा अभी ले सकते हैं, अगर 2-3-4% स्टॉक गिरा तो और ऐड करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड की पोटेंशियल है। और के अर्निंग सीजन में ये और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है एक्चुअली। टाइटन के केस में नंबर्स आए, ख़राब नंबर्स आए, स्टॉक पहले ही गिर चुका था, उसके बाद भी स्टॉक गिरा और आज फिर स्टॉक गिरा। मतलब ये देखिए आप चार्ट स्क्रीन पर आपके, ऐसा नहीं है कि नंबर्स में स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग गया था, ख़राब नंबर्स पे उसके बाद भी गिरा, प्री पोजीशनिंग के बाद भी, और उसके बाद भी कंटिन्यू करा। सेम चीज़ हो रही है एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स नंबर्स में गया काफ़ी ख़राब, उसके बावजूद स्टॉक गिरा आज, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आगे भी और 3-4 दिन ये स्टॉक और गिरे तो। लार्सन एंड ट्यूब्रो सेम चीज़, आई थिंक 1 महीने पहले स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था, लेकिन फिर यहाँ पर आज फिर गिरावट आ गई और ख़राब नंबर्स पर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर चार्ट है कि इस बार स्टॉक्स प्री पोजीशनिंग के बावजूद नंबर्स के ऊपर काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, HPCL की आई थिंक बोनस की न्यूज़ आ गई है शायद स्क्रीन पर। 2 पर 1 का बोनस न्यूज़ यहाँ पर HPCL में। तो ये ठीक है, अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 450 वाला 520-30 तक की रैली दिखा चुका था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर। हेमांग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक इजी ट्रेड कहना तो खैर थोड़ा सा मतलब कहने के लिए कह देते हैं, वो ऑब्वियसली कोई ट्रेड इजी नहीं होती, लेकिन एक मौका दिया था मार्केट ने जब वो पेट्रोल डीजल प्राइस कट आया था और इलेक्शन के तुरंत उसके बाद अनाउंसमेंट से पहले। क्या अब ये मूव प्ले आउट हो चुका है या इसमें और रैली बाकी है इलेक्शंस के बाद? मेरे ख्याल से अनुज, ज्यादातर जो PSU कंपनीज है इसमें एक जो री रेटिंग, एक जो मोमेंटम, एक जो एक्साइटमेंट वाला ट्रेड था वो खत्म हो चुका है। और नो डाउट कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो थोड़े बेटर हो चुके हैं, क्योंकि क्रूड के दाम एक रेंज बाउंड थे और ज्यादा प्राइस कट कंपनीज ने नहीं लिया। पर फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा अभी वैल्यूएशन का कंफर्ट है। और एक ऐसा फेस आता है अनुज, जब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या PSU कंपनीज चलती है, जब वो फेस खत्म हो जाता है तब उसमें होल्ड करके कोई मतलब नहीं बनता है। मैं समझता हूँ कि बेस्ट ऑफ द टाइम इज बिहाइंड, और फिलहाल ये सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। 2.5% नीचे, हालांकि नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं जो इस समय आपके सामने फ्लैश होना शुरू करेंगे। मुनाफे का आंकड़ा है 2,843 करोड़, 2,434 करोड़ का फिगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहाँ से तो 400 करोड़ ज़्यादा ही है। रेवेन्यू 1.14 लाख करोड़ के आसपास, 1 लाख करोड़ का यह आंकड़ा। साथ ही आप EBITDA में देखिएगा 4,800 करोड़, तो ये भी एक बीट है क्योंकि 4,663 करोड़ का अनुमान था, और मार्जिन स्टेडी है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, 4.2% के आसपास आते हुए 4.4% के अनुमान के सामने। तो नंबर्स में एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद से बेहतर वो नतीजे, लेकिन अब स्टॉक काफ़ी चल चुका है तो हल्का हल्का करेक्ट करता हुआ HPCL आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा HPCL ने वो 2 for 1 का बोनस अनाउंस किया है। BPCL की भी आज बोर्ड बैठक है, उस कंपनी के भी नतीजे आएंगे, वहां से भी बोनस के अनाउंसमेंट का इंतजार रहेगा, तो वो स्टॉक आप भी रेडार पर रखिएगा। अच्छा, 2 ट्रेड्स जिस पर फटाफट से मैं राय लेना चाहती हूँ वो इनफैक्ट है बजाज ट्विंस। आप देखिए बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में, और स्पेशली बजाज फाइनेंस में अब बिकवाली थोड़ी सी और बढ़ती हुई। इस पर अगर हो सके तो मानस से एक फ्रेश टेक दीजिए। 6,668 इस सोमवार को अच्छी तेजी बनी थी, कुछ रिलीफ मिला था इनको अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए, वो इंस्टाकार्ट एक्सेट्रा को वापस रीइंट्रोड्यूस करने का, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा फॉलो थ्रू नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए दोनों स्टॉक के स्ट्रक्चर वीक लग रहे हैं। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट था
6690 के आसपास उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स की चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर पा रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ेगी और शायद 6400 तक के 6400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो बिकवाली का एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉस है 6775 के ऊपर रहेंगे, टारगेट 6400 के रहेंगे। फिलहाल आपके लिए बजाज फाइनेंस वीक विकेट पर है, 6400 तक आने की संभावना है, आने का डर है। पिछले एक महीने में 7% वैसे करेक्ट कर चुका है ये काउंटर। बालाजी एमाइंस, हमने कल दोपहर में इसके नतीजे देखे, फटाफट से मैं रीइटरेट करती हूँ और मैनेजमेंट हमारे साथ तैयार है तो उनसे भी बात करेंगे। मुनाफा 68 करोड़ का बढ़कर आया है, रेवेन्यू 414 करोड़ पर, हालांकि इसमें गिरावट देखने को मिली है। इबिटा लेवल पर ओके परफॉर्मेंस है, 93 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ पर ये फिगर। मार्जिन्स एक्सपैंड हो पाए हैं। अब मार्जिन को बढ़ाने के पीछे के क्या कारण है, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डी राम रेड्डी मौजूद है। रेड्डी साहब, स्वागत है आपका। तो मार्जिन फिगर जो बेहतर हो रहा है, ये क्या प्राइसिंग एक्शन की बदौलत हुआ है, अगर हमें समझा सके? नहीं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। पिछले 4 क्वार्टर में जो प्रॉब्लम हो रहा था, पिछले 1 क्वार्टर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। प्राइसेस में, मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट हो गया। आपने स्टैंड अलोन पे अगर हमारा देखते हैं, 1 क्वार्टर में 66% का मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपने कंसोलिडेटेड पे देखा है, ऐसा कंसोलिडेटेड में बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स में थोड़ा एक्सपेंशंस वगैरह करने से, प्लांट थोड़ा शटडाउन में रहने से ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं आया है। बट स्टैंड अलोन पे अगर आप देखते हैं, टर्नओवर में 5.8% आया है और प्रॉफिट में 66% मार्जिन आया है। आगे चल के जैसे 2-4 एक्सपेंशंस, 2 प्लांट, जैसा मिथाइलामाइन का एक प्लांट है अगले सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में चालू होने वाला है, जिसका 40-45,000 टन का कैपेसिटी है। उसके बाद DME करके एक प्रोडक्ट है जो हम समझ रहे हैं, तो हम हमारे लिए ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट LPG के अल्टरनेट है, जो भारत में हम पहले फर्स्ट कंपनी होगी जो डाइमिथाइल ईथर बनाने वाले हैं, जिसका बहुत सारे कमर्शियल यूजेस में LPG रिप्लेसमेंट करने का चांसेस है। और इसका कैपेसिटी हम 1 लाख टन का, 1 लाख टन का कैपेसिटी में हम आ रहे हो प्लांट। ये ईयर एंड तक ये चालू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में है। ये देखते हुए आपको कमिंग ईयर्स वी फील दैट इट शुड बी ब्राइटर फॉर द कंपनी। सर, स्पेसिफिक टू द केमिकल साइड, क्योंकि हम कुछ देर पहले स्पेशलिटी केमिकल्स की बात कर रहे थे, अब तक जो कंपनियों के नतीजे आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। FY25 में क्या रिकवरी के आसार हैं, और अगर हाँ तो वो कब तक दिखेगी? Definitely, see that's what I'm telling। जो पिछले 3 महीने के गया है, 3 क्वार्टर में जो बैड पैच गया है वो खत्म हो गया। अभी इस क्वार्टर से एक कंपनी का जैसा कुछ हाई यूज हाई वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स है, जैसा हमारे में बहुत ही स्पेशल केमिकल्स है, इसलिए हम 1 क्वार्टर पहले हमको मिला, ऐसे सभी केमिकल्स को आई फील दैट कमिंग क्वार्टर शुड बी मच बेटर। एग्जैक्टली। तो जो आपने आने वाले क्वार्टर्स के बहुत अच्छा होने की बात कही मिस्टर रेड्डी, मैं सेगमेंट वाइज थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा। ये जो आपका मिथाइलामाइन का जो प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी ऐड होगी, ये क्या Q2 में FY25 के हो जाएगी? और देन पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी मिथाइलामाइन की? तीसरा क्वार्टर में चालू हो जाएगा उसका। अभी ये हमारे पास 2 प्लांट है, एक 50 टन पर डे का एक प्लांट है, 100 टन पर डे का एक प्लांट है, दोनों फुल कैपेसिटी में चल रहा है। ये तीसरा प्लांट हो जाएगा जिसका 150 टन पर डे का कैपेसिटी है। 150 टन मीन्स 45,000 टन का एनुअल कैपेसिटी हो जाएगा, जिससे पूरा मिला के 120-130,000 टन का सिर्फ मिथाइलामाइन का। आज ऑलरेडी वी आर लार्जेस्ट इन दी कंट्री, तो ये होने के बाद सबसे बड़ा कैपेसिटी हमारा हो जाएगा मिथाइलामाइन में। ओके, 45,000 कैपेसिटी होगी यहाँ पे। अच्छा सर, बाय द एंड ऑफ FY25, क्योंकि आपने जो कमेंट्री अपनी प्रीवियस दी थी उसमें कहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जोड़ेंगे, थोड़ा सा कमेंट्री देना चाहेंगे इस पर्सपेक्टिव से? कितने प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में और जुड़ने वाले हैं बाय द एंड ऑफ FY25? 3-4 चीजें। एक तो मिथाइलामाइन का एक प्लांट आएगा, उसके बाद डाइमिथाइल ईथर का प्लांट आएगा, उसके बाद एक N-methyl marpholin करके एक प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम इन द स्पेस, मतलब नया टेक्नोलॉजी लेके जो आने वाले हैं, वो एक 3,000 टन का आ रहा है। उसके बाद में
एक NDPT करके एक प्रोडक्ट है, अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, वो 3000 टन का आने वाला। ये दो छोड़ के एक न्यू डेवलपमेंट जो है, एक सोलर पार्क 20 मेगावाट का सोलर पार्क है, जिससे हमारा पूरा ऑल कंपनीज का, ऑल प्लांट्स का जो पावर है सेल्फ सफिशिएंट और ग्रीन एनर्जी में जाने वाला है। ये बाय बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर ये भी प्लांट कमीशन होने वाला है, जिससे पूरा पावर बिल डाउन हो जाएगा। और जो टर्नओवर जो बात कर रहे थे रेवेन्यू 2025 एंड के लिए वी गिव द गाइडेंस अबाउट 1900 to 2000 करोड़ तक होना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर जो प्लांट्स अभी ये साल में कमीशन होने वाले वो आने के बाद 3000 टन तक अपना एनुअल कैपेसिटी बेसिंग ऑन रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का प्राइसेस इसी ट्रेंड में अगर रहेंगे तो 3000 करोड़ का अपना टर्नओवर होने वाला है 2026 को। और मार्जिन जो है, अच्छा सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं आपसे, आई मीन मिस्टर रेड्डी, चाइना डंपिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है, एज ऑफ नाउ स्टेट क्या है, स्थिति क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स में पिछले 2-3 क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्ती था, हम भी वो वेट कर रहे थे हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू डू। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ प्रोडक्ट सही से रॉ मटेरियल वो भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, वो रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं है, तो प्रोडक्ट का कास्ट वही होता है, बट दे वर डंपिंग। एक तरह से ऐसा बोलते थे डी स्टॉकिंग, जैसा उनके गोडाउन में जितना प्रोडक्ट है, इनके प्लांट में जितना प्रोडक्ट है खाली करने का है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्राइस। हम ऐसा समझ रहे कि पिछले 3 क्वार्टर में वही हुआ है, आगे जाके वो रियलिस्टिक में आएंगे, जितना डंपिंग हो उतना डंपिंग नहीं होना चाहिए, जो दे विल कम टू द रियलिस्टिक, जो रॉ मटेरियल के प्राइस के हिसाब से देख के वो काम करते, थोड़ा कम मार्जिन पे काम करते। समटाइम्स दे डू बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट्स फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, समटाइम्स वो लास्ट में भी बेचते हैं, बट जिस तरीके से पिछले 3 क्वार्टर में बेचे वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम समझ रहे हैं आगे के क्वार्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड लक टू यू फॉर FY25। अच्छा, इस बीच एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गिरते बाजार में ऑटो कंपनियां एकदम स्टेडी हैं, हीरो हो, TVS हो या फिर आपका टाटा मोटर्स, इनफैक्ट इवन M&M। फटाफट से ट्रेड्स यहाँ पर रुचित, एक तो हीरो वर्सेस TVS, बेहतर क्या रहेगा? दोनों में से कंपैरेटिवली हीरो मोटो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के सेशन में स्टॉक में आया, और वॉल्यूम्स देखिए, कल रिजल्ट्स के बाद में जो प्राइस अपमूव में वॉल्यूम्स कल के सेशन में होता है, आज फॉलो अप मूव में उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स है। सो आई थिंक ये एक अच्छा अपमूव थोड़ा मिड टर्म में कर सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे और थोड़ा सा अगर डिप में 4700 के आसपास मिलता है तो वो वहां पे और ऐड करने की जगह आई थिंक स्टॉक में रखिए। और स्टॉक नीचे 4600 के नीचे के स्टॉप लॉस रखकर पोजिशनली 5000 के अराउंड के टारगेट्स आ सकते हैं। 1000 की तैयारी हीरो मोटो कॉप करता हुआ। और प्रशांत, टाटा मोटर्स जिसके कल नंबर्स आएंगे और M&M जो वैसे भी हाईस पर ट्रेड कर रहा है, सौदा कहाँ लेंगे आप? तो हर्षा जी, यहाँ पे मुझे टाटा मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है, बट ये 1040 पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर ये 1040 के आसपास क्लोज हो जाए, 1040 पे भी मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसके नेक्स्ट लेवल होंगे रेंज ब्रेकआउट करीबन 1085 1090। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 1020 1025 के बीच स्टॉप लॉस रख के बने रहना चाहिए और 1040 के ऊपर एग्रेसिवली ऐड करना चाहिए। 1040 के ऊपर निकले तो अग्रेसिवली आप ऐड करना शुरू करें, तब तक रुके रहें। यह है टाटा मोटर्स पर राय। अच्छा, इस बीच SBI के नंबर्स, जहां पर स्टॉक में हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव आया है। कंपनी के MD खरा साहब इस समय मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रेज अ ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट to 3.2% for the year 2024, which is 10 basis points higher than its January 24 update, and expect the global economy to grow at the same pace in 2025. Global headline inflation is expected to fall from an annual average of 6.8% in 23 to 5.9% in 24 and further to 4.5% in 25, with advanced economies returning to their inflation target sooner than the emerging markets and the developing economies. Commodities and energy prices can drag the economic and the growth prospect by infusing sudden shocks on the supply side, a collateral impact of escalating geopolitical tensions at multiple fronts. However, in this backdrop, as far as India is concerned, the conditions are, however, shaping up for an upshift in the real GDP growth, backed by the strong investment demand and upbeat business and consumer sentiments. CPI inflation has already gravitated to 4.9% in March,
after averaging 5.1% in the preceding 2 months. CPI inflation is expected to moderate in ensuing months and is expected to taper to 4.5% in financial year 25 compared to 5.4% average in financial year 24. In financial year 24, the credit offtake of the all scheduled commercial bank recorded a growth of about 20%, while deposit grew at about 13%, and the momentum with some moderation is expected to continue in the financial year 25 too. I'll now discuss the broad bank's performance parameters. Once again, we have delivered excellent numbers. I'm happy to share that our net profit for financial year 24 is the highest ever at rupees 61,077 crore, showing an increase of 21.59% over financial year 23. Our net profit for the quarter 4 of the financial year 24 is at 20,698 crores, which has increased by 125.87% sequentially. This is despite incurring wage revision expenses of rupees 13,387 crores during the current year period as per the bipartite wage settlement, and after absorbing the additional liability to the tune of rupees 7,100 crore relating to pension liability and the DA relief neutralization in the third quarter as a one-time exceptional item. Our ability to absorb the above liabilities without significantly impacting the long-term profitability outcomes of the bank demonstrate the resilience of our balance sheet. ROA of the bank stands at 1.04% for financial year 24, and it has improved by 8 basis points over financial year 23. The ROE for the financial year 24 is at 20.32%, which has improved by 89 basis points over financial year 23. We have been consistently delivering ROE in excess of 15% for the last 7 quarters. The cost-to-income ratio of the bank is at 55.66%, including wage revision expenses and excluding the impact of the one-time exceptional item of pension liabilities and dearness relief neutralization in quarter 3 financial year 24. Excluding the wage revision and one-time exceptional item, the cost-to-income ratio would be at 49.34%, which is an improvement of 315 basis points over financial year 23. Non-interest income has shown a growth of 41.15% in financial year 24 over financial year 23. Our deposit has grown by 11% YOY and term deposit has grown by 16% YOY. We are mindful of our liability portfolio as it provides a stable stream of resources for us. We continuously monitor the concentration of our deposit profile daily, ensuring that dependency on the wholesale funding is contained within the prescribed levels. Liquidity coverage ratio stands at 124% as on 31st of March 24 and is well above the regulatory benchmark. I am happy to highlight that the credit growth has been robust across all the segments. Our retail, agri and MSME, which is popularly known as RAM, advances have crossed 20 trillion mark during the year. Out of the above, retail personal advances constitutes 13.5 lakh crore, which is 13.5 trillion. Agri advances are at 3.05 trillion and MSME advances stands at rupees 4.33 trillion, growing at the rate of 14.6. ओके देखिए थोड़ा मार्केट इस तरीके की हो गई है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग सुनना चाहेंगे SBI चेयरमैन को। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक फीड में आप उनको सुन पाएंगे, लेकिन अभी हर्षिता मार्केट पर बात करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि अब हम 22,000 तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बार के लिए इंट्राडे में हम 22,000 तोड़ भी चुके हैं और काफ़ी प्रेशर आ रहा है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। आज सुबह से एक क्लियर चीज़ थी कि रिलायंस काफ़ी प्रेशर डाल रहा था। लार्सन एंड ट्यूब्रो, HDFC बैंक, रिलायंस, तो सारे के सारे बिग स्टॉक्स काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डाउन साइड पर। अनु, जो फ्रेश सेलिंग इंटेंसिफाई हुई है उसमें एक तो बड़ा एक्सीडेंट आज का एशियन पेंट है ही, और बैंकों में और वो वीकनेस परसिस्ट होती हुई, क्योंकि देखते ही देखते आप निफ्टी बैंक देखिए 400 पॉइंट नीचे आ गया है। SBI एक तरफ है, लेकिन एक्सिस, हिंडसिंड, इवन बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स ये बाजार की ज्यादा कमर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक वही नीचे ले जाएंगे 22,000 तो छू ही लिया है इनफैक्ट हमने। नहीं बिल्कुल 22,000 तो छू लिया हमने। और आई थिंक अब इसमें दिक्कत क्या है ना, आज का एडवांस डिक्लाइन भी बहुत ख़राब है। अच्छा, कल एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, आज का एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है।
तो ये एक मामला जो है ना मार्केट को थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहा है। वीरू, एक बार जरा ऑप्शंस डेटा चेक करके बताइए कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि आज एक्सपायरी है और अब हम 22,000 तोड़ रहे हैं, तो वहाँ किस तरीके की पोजीशनिंग है, फिर थोड़ा सा और बात करेंगे मार्केट के ऊपर। अनुज, मैं बताऊं आपको, अब से कुछ देर पहले तक एटलीस्ट 22,000 और 22,050 की पुट इनमें बिल्डअप था। मतलब एटलीस्ट ये एक सेंस मिल रहा था कि शायद एसबीआई ने जो कंफर्ट दिया वो एक्सपायरी का डाउनसाइड फर्दर रोक देगा। बट अभी मैं देख रहा हूँ अनुज कि जितने 22,000 के पुट राइटर्स थे और 22,050 के, इवन वो एग्जिट कर रहे हैं, वो ट्रैप हो चुके हैं। और अब हम डे लो पे अनुज, और मैं बताऊँ मैं आपको, ये जो अगला वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पुट कंसंट्रेशन अब अनुज जिस लेवल की कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे 21,800 पे, तो मैं क्योंकि अब ये तो ऑलमोस्ट एक्सपायरी हो ही गई, वी आर एट डे लो, अब नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जो अगले गुरुवार की अगर आप देखें कॉल से अनुज, वहां पे एट द मनी 22,000 की मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई हो गया है। जैसे ही एसबीआई ने करीब करीब 832 का हाई लगाया, उसके बाद जब क्रैक हुआ ना अनुज, तो अब नेक्स्ट मंथ में 22,000 की एट द मनी पुट और 21,800 की पुट, सॉरी कॉल, 22,000 की कॉल और 21,800 की पुट। तो ये जो नेक्स्ट नीचे के 200 पॉइंट हैं एज पर न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट अनुज, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं क्लियरली पिरामिड्स पे। बिल्कुल। खैर, अब थोड़ा सा और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर इस समय सेलिंग प्रेशर आ रहा है। उसमें क्लियरली एचडीएफसी बैंक पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, एशियन पेंट्स पर सेलिंग प्रेशर है, और सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, तो अक्रॉस द बोर्ड क्लियरली आज सेलिंग प्रेशर काफ़ी है। जी हाँ, वीरू आपको जोड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, मंथली 22,000 की और मंथली 21,000 की पुट का ओवाई कंसंट्रेशन। अनुज, हम अभी तक कल में, परसों में और उससे पहले के सेशन में 50 डेमा पे एक सपोर्ट ले रहे थे, और आपको याद भी होगा इनफैक्ट जब लास्ट टाइम हम स्लिप हुए थे तो हमने 50 डेमा से ऑलमोस्ट 100 डेमा तक का सफर तय किया। अब लेकिन उस बार विक्स इतना वाइल्ड नहीं था, अब आपका विक्स भी वाइल्ड है। क्या लॉजिकली अब 100 डेमा सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा, या फिर 100 डेमा के वॉल्यूशन के चांसेस भी बन रहे हैं इस आज की बिहेवियर को देखने के बाद? फिर कई बार क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में कंप्लीट कोलैप्स और कंप्लीट कैपिटुलेशन आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, जो लोग 10 दिन पहले तक कह रहे थे ना कि विक्स की कोई रेलेवेंस नहीं है इंडियन मार्केट में, अब एटलीस्ट उनको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि विक्स की रेलेवेंस क्या है मार्केट में। वो मुझे याद है उस दिन जब वो 10, 10.5 का इंडिया विक्स हुआ था और एकदम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी सिस्टम में, एक डर लग रहा था। और आई थिंक पहले साइन थे वीरू, आई थिंक अगर वीरू अष्टा अगर आपको याद हो, पहले मार्केट जब विक्स बढ़ा तब बढ़ती मार्केट में बढ़ा था विक्स। जब पहली बार वो 10 का 12 हुआ था, वो चलती हुई मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ा था। आई थिंक उस दिन पहला इंडिकेशन था जब मार्केट ने आपको कुछ वार्निंग साइन दिए थे कि शायद हम गिरने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से हम गिर रहे हैं ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे जरूर जोड़ूंगा कि कुछ तो मार्केट को यहाँ पर हल्का सा नर्वसनेस है। डर भले ही ना हो, नर्वसनेस जरूर है। और बहुत लोगों ने इस मार्केट में बहुत पैसा बनाया। देखिए 2019 और इस बार के जो मार्केट है उसमें एक बेसिक फ़र्क क्या है। मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था एक तीतागढ़ वैगन जैसा स्टॉक, ठीक है, आपको पता है वो पिछले 2 साल में 33 टाइम्स हुआ है, ठीक है। ऐसे ही PSUs में इतने सारे स्टॉक्स हैं जो 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स इस तरीके से बढ़े। अब इसमें फॉर ये आ गया स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। अब अगर आपने इसमें इतना पैसा बना लिया है और अगर आपको एक रिस्क लग रहा है कि थोड़ा सा इलेक्शन रिस्क है, तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब यहाँ पे और ज़्यादा कमाने को कितना है, 10-20% के करीब होगा, लेकिन खोने को कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक मार्केट की एक साइकी है। और देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टॉक मार्केट इकलौती ऐसी मार्केट है जहाँ पर जब प्राइस गिरते हैं तो लोग बेचते हैं और जब प्राइस चढ़ता है तो लोग खरीदते हैं। वरना बाकी आप कोई भी एसेट क्लास उठा के देख लीजिए, आप होप कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएं तो आप खरीदेंगे, आप होप कर रहे होते हैं कि सेल आ जाए तो आप अमेजोन पे खरीद लेंगे, आईफोन अगर 40% सस्ता हो जाएगा तो आप भाग कर लेंगे। स्टॉक मार्केट में उल्टा काम होता है क्योंकि वो साइकी का मामला है। तो सारा का सारा अब साइकी का मामला है। वही लोग जो 22,800 पर निफ्टी छाप कर ले रहे थे, अब वो 22,000 पर बेच रहे हैं। मैं एक अभी भी चीज़ मान के चल रहा हूँ, 21,800 से नीचे की डाउन साइड नहीं।
21,800 से 22,000, और बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आज एक दिन है वो 20%, अगर आपने पिछली बार वाली ETF मिस कर दी थी, आज दिन है वो 20% ऐड करने का। होगा क्या अगर मार्केट और गिरेगा 21,500 पे और चला जाएगा, क्या दिक्कत है? इनफैक्ट इस पर मैं हेमांग का एक वेरी क्विक टेक लेना चाहूँगी। अच्छा है नहीं हमारे साथ हेमांग, लेकिन आइदर वेज जब हमारे साथ अभय अग्रवाल जुड़ेंगे तो वो साइकी पर बातचीत करेंगे कि अचानक इतना शिफ्ट क्यों होने लगा है और इतना पैनिक क्यों, जब शायद सब स्थिति नियंत्रण में ही रहेगी, एटलीस्ट पॉलिटिकल अप्रोच के लिहाज से देखे। लेकिन अब जो है वो शेकआउट देखने को मिला है 47,593 के आसपास इस समय। निफ्टी बैंक और निफ्टी खुद करीब 300 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स में ज़्यादा क्रैक्स। एक फटाफट से LNT स्क्रीन पर रखिएगा और शिल्पा बताइए यहाँ पर जो शॉर्ट के हाथ थे वो आई एम अज्यूमिंग सारे आ चुके हैं या और वीकनेस दिख रही है, मौका है ट्रेड का, क्योंकि 6% नीचे अभी काउंटर। जी यहाँ पे और मुझे लगता है वीकनेस है, जहाँ पे स्टॉक एक बार आपको 3200 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो वहां पे मुझे लगता है बाइंग बनेगा। यहाँ पे आपको और थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अगर किसी को एवरेज करना है, जिनके पास पोजीशंस पहले से है, या किसी को लॉन्ग जाना है फ्रेश, तो अराउंड 30 to 20 के लेवल्स पे अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा जोन होगा जहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। आप एक काम करते हैं, आज 4 का चौका नहीं लेते हैं, लेकिन अलग अलग ट्रेड्स ले लेते हैं कुछ 2-3। शिल्पा जी, कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या इस समय आपके पास? जी बिल्कुल, मैं तो 4 का चौका के लिए आई वाज लुकिंग एट बजाज फिनसर्व। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस भी गिरा, और साथ में अगर आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है बिलो 1600। तो ये जब तक बिलो 1600 है, इसमें बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपको 1560 1540 के लेवल्स तक भी जाते हुए मिलेगा। तो इसमें आप 1560 का पुट ऑप्शन जो रफली 31-32 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 22 का रखिए। मुझे लगता है कि व्यू सही जाता है तो ये आपको इजीली 45, 50, 53 तक भी आपको एक ट्रेड दे सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए। पहले हम बजाज फाइनेंस डिस्कस कर ही रहे थे, अब फिनसर्व में 1530 का पुट सुझाया जा रहा है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? देखिए BHEL में वीकनेस लग रही है। अब BHEL आई थिंक 220 मूविंग एवरेज तोड़ने को तैयार है। पैटर्न वीक है, इसलिए BHEL में आप बिकवाली कर सकते हैं। इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए जो 275 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 281 के रहेंगे और नीचे की तरफ टारगेट करीब करीब 265 रुपए तक के हो सकते हैं BHEL के फ्यूचर में। ओके, BHEL फ्यूचर्स PSUs में काफ़ी पेन है इस वक्त। इस बीच सुदीप शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? बिल्कुल, मुझे लग रहा है जो हिसाब से केमिकल्स में थोड़ी सेलिंग आ रही है, उसमें खास करके आरती इंडस्ट्रीज में 16-17 दिन का जो कंसोलिडेशन था तकरीबन 705 और 755-60 के बीच में, वहां से आज एक बड़ा ब्रेकडाउन वॉल्यूम्स के साथ हमने देखा है। और जो हिसाब से स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अब फिसल चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट का मौका बन रहा है। 677 के स्टॉप लॉस के साथ 650 के टारगेट के लिए मुझे आरती इंडस्ट्रीज शॉर्ट करना लग रहा है मुझे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब जरा बात करते हैं अर्निंग्स की, क्योंकि कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां हैं, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और सिप्ला। उसके अलावा FNO में बैंक ऑफ बड़ौदा, पॉलीकैब और ABB। उसके अलावा भी काफ़ी कंपनियां, लेकिन ये 6 कंपनियां हमने चुनी हैं। तो आशीष और सुमित पोल्स लेकर आए हैं। पहले निफ्टी कंपनियों की बात करते हैं और आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। तो बताइए कहाँ से शुरुआत करें? 6 कंपनियां, आप लोग जाइए, मैं और सुमित देख लेंगे बचा हुआ शो सारा। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, टाटा मोटर्स सबसे इंपॉर्टेंट, कल जो नंबर्स आने हैं। 1 साल का अगर हुआ तो डायरेक्टर साहब चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। टाटा मोटर्स गजब का आउट परफॉर्मेंस, डबल हुआ है पिछले 1 साल में, 105% के रिटर्न्स। और उसके सामने पर्सपेक्टिव में रख देता हूं ऑटो इंडेक्स, 66% पिछले 1 साल में चला है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है इस पूरे सेक्टर का। जो नतीजे लेकिन कल आने वाले हैं वो कहा जा रहा है मिले जुले रहेंगे। मिले जुले इसीलिए क्योंकि JLR का परफॉर्मेंस तो स्ट्रांग रहेगा, इंडिया बिजनेस जो है मिला जुला रहने वाला है। क्योंकि CV के वॉल्यूम्स गिरे हुए थे 6% के आसपास, अलग अलग वजहों से। उनमें से एक प्रोमिनेंट वजह थी इलेक्शन से पहले आमतौर पे बिक्री ठंडी पड़ती है, और PVs की सेल्स में अच्छा उछाल था। तो एक्सपेक्टेड है कि आए साल दर साल 14% का उछाल दिखाएगी। EBITDA 38% इंप्रूव होगा।
आउट परफॉर्मेंस क्यों? ऑपरेशनल लेवल पे, क्योंकि एवरेज सेलिंग प्राइस बेहतर होगा इस बार, प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो रहा होगा, और पिछले एक साल में सभी ऑटो कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स ने कई सारी रेट हाइक्स ले रखी है, उसका फायदा। मार्जिन साल दर साल 260 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो लेवरेज का बेनिफिट मिलना है, और कमोडिटी टेलविंड्स पूरे ऑटो सेक्टर को फायदा देने वाली हैं। मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 7,300 7,400 करोड़ रुपए के आसपास, पर स्ट्रीट टाटा मोटर्स के पूरे नंबर से ज्यादा जेएलआर की परफॉर्मेंस को क्लोजली वॉच आउट करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्टिमेट्स रख देता हूं, ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड है जेएलआर की सेल्स 10-11% इंप्रूव होगी, और मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, 16.6% एक्सपेक्टेड। जितनी नीडल मूव करेगी उस हिसाब से स्टॉक मूव करेगा, जेएलआर बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, आइशर मोटर्स, ये अंडर परफॉर्मर है। जब मैंने ऑटो इंडेक्स की बात करी थी 66% एक साल के रिटर्न्स, आपके सामने आइशर मोटर्स आएगा 35% ही चला है, वो भी पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव डिलीवर कर गया। ओवरऑल रॉयल इनफील्ड की वॉल्यूम्स 4% साल दर साल बढ़ी है। आय एक्सपेक्ट कर रहा हूं साल दर साल 9.5 से 10% के आसपास बढ़ेगी। जब सेल्स वॉल्यूम 4% थे तो फिर ये आंकड़ा इतना ऊंचा क्यों? क्योंकि यहां पे भी 5 से 6% के आसपास एवरेज सेलिंग प्राइस में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इन्होंने भी प्राइस हाइक्स लिए थे पिछले एक साल में, वो सब फायदा करेंगे, और इसीलिए रेवेन्यूज डबल डिजिट के आसपास आएंगे, 10%। EBITDA 22% बढ़ेगा, मार्जिन में 260 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। मार्जिन इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि कमोडिटी का प्ले होगा, और एक और चीज है, हंटर कम बिकी है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, तो रियलाइजेशन खासा इंप्रूव हो रहा होगा, वो सीधे मार्जिन पे पर्कुलेट कर रहा होगा। मुनाफा एक्सपेक्टेड है 36% बढ़ेगा। ये हो गए दोनों ऑटो नंबर्स। एक और निफ्टी का नंबर सिप्ला का लाना है। अच्छा रहा ये स्टॉक, एक साल में 40-50% के आसपास का जंप रहा है। हाँ, ऑफलेट थोड़ा ठंडा पड़ा है, कह लीजिए मार्केट के मूड के साथ। पिछले क्वार्टर बहुत सॉलिड क्वार्टर था सिप्ला के लिए। Q3 से Q4 अगर कंपेयर करने उतरेंगे तो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि Q3 में रेवेन्यूज बढ़े थे 14% के आसपास, इस बार बढ़ेंगे 9%। 9 से 10% स्ट्रीट में तमाम ब्रोकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूएस सेल्स, जिस पे स्ट्रीट ज्यादा फोकस करती है, 10 से 12% साल दर साल का इंप्रूवमेंट क्यू ऑन क्यू, लेकिन यूएस सेल्स फ्लैटिश एक्सपेक्टेड है इस बार। EBITDA 20% बढ़ेगा, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड होंगे, 200 बेसिस पॉइंट्स हमारा कैलकुलेशन कहता है। पिछली बार Q3 में 26.5% के थे, पर वो ध्यान रखिए मल्टी क्वार्टर हाइस पे मार्जिन पहुंच गए थे, तो साल दर साल इंप्रूवमेंट, क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा डिक्लाइन आपको नजर आएगा। मुनाफा 75% के आसपास बढ़ेगा। कमेंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो पाइपलाइन जेनरिक्स की, और साथ में गोवा और इंदौर फैसिलिटी को लेकर यूएसएफडी के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड कमेंट्री कीनली वॉच आउट करेगा स्ट्रीट। तो ये सारे बिग बॉयज जिन पर नजरें रहेंगी, इनमें कहां पर ट्रेड का मौका बन रहा है? टाटा मोटर्स हमने कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन सिप्ला जो अभी अभी आशीष मेंशन कर रहे थे, रुचित ट्रेड लेने के पक्ष में है या नहीं? वैसे स्टॉक इस समय डे लो के आसपास। वैसे तो थोड़ी सी वीकनेस लग रही है कि और इसमें एक्सटेंड होगी, बट नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने फेवरेबल नहीं लग रहे, क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशंस पे स्टॉप लॉस आएंगे वो 1420 के ऊपर आ रहे हैं। सो आई वुड से सिप्ला को नो यहाँ पे अवॉइड करने चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश ट्रेड्स के लिए इतने फेवरेबल नहीं लग रहे। रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर है। और इससे पहले हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, जो प्रशांत ने कहा 1040 के ऊपर निकलेगा तब आप लेंगे। आज 1030 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप में भी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। आरती इंडस्ट्रीज, इसको जो हम नहीं, आरती इंडस्ट्रीज नहीं, यहाँ पर सुमित बताएंगे। सुमित, लंबी लिस्ट कल आने वाली, आई थिंक आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो एबीबी, पॉलीकैब, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे करके एक लंबी सूची यहाँ पर खड़ी हुई है। लेकिन शुरुआत करता हूँ पॉलीकैब के साथ। देखिए, पॉलीकैब पिछले क्वार्टर में बहुत चर्चित था, नंबर्स आए थे और नंबर से पहले कुछ उनके इवेंट्स भी हुए थे, जिसके बीच में स्टॉक बहुत वॉलेटाइल था। लेकिन उस क्वार्टर से लेकर अब तक पॉलीकैब का स्टॉक चला भी है। इस क्वार्टर के अंदर जो अनुमान बता लगा रहा है कि 18% के आसपास की बिक्री बढ़ेगी, 4,324 करोड़ रुपए के सामने बिक्री का नंबर आएगा। मुनाफा 15% बढ़ने का अनुमान, 488 करोड़ रुपए। EBITDA 701 करोड़ होगा, जो कि बढ़कर आएगा, लेकिन मार्जिन स्लाइटली नीचे आएगा, वो डिनोमिनेटर की वजह से आप इसे मान सकते हैं। क्यू ऑन क्यू नंबर इनके स्ट्रांग रहेंगे, करीब करीब 20% की ग्रोथ की बातचीत है वायर और केबल सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा एक अच्छे चैनल पार्टनर की परफॉर्मेंस, साथ साथ मेटल प्राइसेस थोड़ा सा टूटा है, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मार्जिन को वो भी एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक्सपोर्ट रेवेन्यूज में
थोड़ा सा डिक्लाइन होगा YOY, क्योंकि पिछला बेस काफ़ी बड़ा था जिसके दम पर, प्लस वो लॉजिस्टिक को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं जिसके दम पर भी इनके नंबर्स में थोड़ा सा YOY बेसिस पे एक्सपोर्ट नंबर धीमा रहेगा, लेकिन मार्जिन्स बेटर साइड पर रहेंगे और जो पिछले साल का बेस है वो थोड़ा हायर साइड पे था, इसलिए बहुत पिछले साल के मुकाबले उम्मीद ना रखें, लेकिन क्यू ऑन क्यू नंबर पिकअप करेंगे। उम्मीदें ज़्यादा हैं, शेयर चला है, तो इसलिए थोड़ी उम्मीदों को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ आता है नंबर ABB का। ABB के नंबर्स में बाजार, पहली चीज़ तो Q1 के नंबर आएंगे ABB के, और ABB को लेकर बाजार बहुत ही ज़्यादा बुलिश है नंबर्स के लिहाज से, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस के नोट्स अच्छे और बहुत अच्छे की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। रेवेन्यूज 18% बढ़ने का अनुमान है, EBITDA करीब 418 करोड़ इस तिमाही में रहेगा और मुनाफा भी 245 से 352 करोड़ रुपए आने की बातचीत है। मार्जिन भी 11 साढ़े 11%, सीधे 15% के आसपास आने की बातचीत है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़े से मिक्स रहेंगे, जिसमें मार्जिन थोड़ा गिरेगा लेकिन रेवेन्यू वहां भी स्ट्रांग रहेंगे। YOY बेसिस पे एक स्ट्रांग ग्रोथ कंपनी के हर सेगमेंट की तरफ से आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और उसके अलावा जो कैलेंडर ईयर 2023 के लास्ट क्वार्टर के नंबर थे, उसके सामने मार्जिन थोड़े से सबड्यूड इस क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेंगे और ओवरऑल एक बेहतरीन फॉरेक्स मिक्स का इम्पैक्ट भी शायद देखने को मिला, लेकिन बाजार बहुत पॉजिटिव साइड पर ले रहा है ABB के नंबर्स को लेकर। तीसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, थोड़े हद तक SBI से तस्वीर साफ होते हुए दिखाई पड़ रही है। SBI PNB दोनों के नंबर्स आए कुछ देर पहले। NII फ्रंट पर करीब 11,390 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर हुआ, 11,520 करोड़ रुपए के सामने, ये उल्टा पोस्टेड है। मुनाफे फ्रंट पे करीब 4,820 करोड़, 4,780 करोड़ रुपए के सामने मुनाफा बढ़कर आएगा। डिपॉजिट ग्रोथ 8.9%, जो ये NPA का नंबर 3.10% से घटकर 2.9% और नेट NPA 0.6%, जो कि 0.7% के सामने है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 9% रहने का अनुमान है, पिछले साल इस तिमाही में 15% थी। लोन ग्रोथ 13.5% रहने का अनुमान है, पिछले साल इस तिमाही में 21% थी। इसके अलावा प्रोविजनिंग 970 करोड़ इस तिमाही में आएगी, जो कि 670 करोड़ से बढ़कर आएगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अदरवाइज नंबर जो है वो कुछ मिले जुले साइड पे ही रहने का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। मार्जिन थोड़ा सा मॉडरेट रहेंगे NIMs फ्रंट पर, स्लाइटली क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, लेकिन बाकी मिक्स साइड पर नंबर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मान के चल सकते हैं। कुछ हद तक SBI और PNB के नंबर से तो तस्वीर क्लियर भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो चलिए ये सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कल के नंबर्स का एक अनुमान। अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म मार्केट आउटलुक पर। पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। अभय जी के पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, JP मॉर्गन में भी काम कर चुके हैं और मल्टी बैगर चुनने के लिए जाने जाते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये मार्केट का डर इलेक्शन को लेकर है या हम कुछ ज़्यादा रीड कर रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। मार्केट क्लियरली, मैंने अनुज देखा है पिछले 2 हफ्तों में एक शार्प रिवर्सल हुआ है सेंटिमेंट में। जितनी हमारी भी बात होती है फैमिली ऑफिस से, इन्वेस्टर से, ग्लोबल इन्वेस्टर से भी, 2 तरह के अनसर्टेन इवेंट्स हैं अनुज, जिसको मार्केट अभी फैक्टर इन करना शुरू कर चुका है। अभी भी अर्ली स्टेजेस है। एक तो है इलेक्शन रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई अपसेट का डर है, पर एक यही डर है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। तो क्या हम उस माहौल में रिस्क पुट ऑन करें कि थोड़ा वेट करें? तो अभी जो पेंडुलम है वो रिस्क अवॉइड करने की जोन में जा रहा है। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण उसके बाद का है, इलेक्शन के रिजल्ट्स का भी मुझे नहीं लगता इतना डर है। उसके बाद जो बजट है उसमें एक ये थोड़ा सा डर है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या कैपिटल गेन्स रिलेटेड टैक्स, जिसकी आप भी शो में पहले बात कर चुके हैं, उसको कोई ट्वीक करेंगे, उसमें कुछ चेंज होगा, उसको रैशनलाइज करेंगे एक तरीके से, जो शॉर्ट टर्म की जो अवधि है उसको चेंज करके। तो मुझे लगता है कि एक ये जो 2 डर हैं ये प्ले हो रहे हैं। और एक एनवायरनमेंट भी अभी ऐसा है अनुज की, जो अर्निंग्स हम देखें लार्ज कैप स्टॉक्स की, मिड कैप स्टॉक्स की, वो भी एक मिक्स्ड बैग है। कोई एक बहुत बड़ा सिग्नल अर्निंग से अभी तक नहीं आया है किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंपनीज को जिसको इन्वेस्टर्स कहें कि अंडर प्राइस्ड है। और ये माहौल भी ऐसा है कि कोई अंडर ओनरशिप नहीं है इक्विटी की। तो अनुज, मेरे को ये लगता है फ्रैंकली, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है मार्केट को प्रेडिक्ट करने की, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से
और इलेक्शन और बजट तक अगर 5-8% का करेक्शन हो इंडाइसेस में, तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं, आपने जो बात कही मैं उसको एक्चुअली थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा अगला सवाल अर्निंग्स पर था। और आज एशियन पेंट्स के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, लासन के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, दो ऐसी कंपनियां जिनसे नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। ये क्या बता रहा है? ये क्या कुछ वन ऑफ केसेस हैं या ओवरऑल थोड़ा अर्निंग्स पर प्रेशर अब विजिबल है? अनुज, मैं प्रेशर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन और मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि एक बहुत शार्प रिवाइवल होगा अर्निंग्स में, इमीडिएट रिवाइवल होगा। पर जिस तरह की कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतना बड़ा मार्केट शेयर है कि उनको कोई भी स्ट्रेटेजिक चेंज करने में समय लगता है। और मुझे लगता है कि अर्निंग्स के लिए एनालिस्ट को और मार्केट्स को ग्रोथ के लिए थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। जितनी मैंने अर्निंग्स देखी अनुज, मेरे को कोई डर नहीं दिखा कि ये अर्निंग्स में स्लो डाउन हो जाएगा या लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ के टारगेट्स हमको कम करने पड़ेंगे। पर एक जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है अर्निंग्स की, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर डिमांड है, जो मार्जिन प्रेशर है, इन दोनों को थोड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेके अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करें तो बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट में जो फ्रॉड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई पिछले 2-3 महीनों में, वो उन्होंने काफी एनालिस्ट को ड्राइव किया अपने अर्निंग्स फोरकास्ट को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, तो उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। पर अगर हम स्टेडी स्टेट बेसिस पे देखें अनुज, तो जैसे आपने भी जो 2 नाम लिए और बाकी भी जो सब पार अर्निंग्स आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, मैं कहूंगा कि उसमें ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन होगी। पर ऐसा नहीं है कि सडनली एक हम बहुत बड़े मार्जिन रिडक्शन के जोन में चले जाएंगे अगले 1 साल के लिए। अच्छा अभय जी, अगर मैं अर्निंग्स की बात को ही कंटिन्यू करता रहूं, अब आप सारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर बैंकों में हैं। अब SBI था लास्ट, वो भी आपके पास है। ये बात कहने में आप अब कंफर्टेबल हैं कि लीडरशिप अब यहाँ से एक कॉम्बो के पास रहेगी, जो है वो ICICI बैंक और SBI? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। अगर मैं सवाल आपका समझ पाया तो आप ये कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या लीडरशिप जो है वो SBI और ICICI को पास ऑन हो जाएगी? बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आई थिंक जो ग्रोथ दिख रहा है जिन बैंक्स में क्लियरली, तो कोटक बैंक के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, पर मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में जो ICICI ने लीडरशिप पोजीशन ली है और SBI ऑलरेडी एक मतलब लोग उसका साइज एस्टिमेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, इतना बड़ा बैंक है वो कि अगले 3-4 बड़े प्राइवेट बैंक्स उसमें समा जाए, इतना बड़ा साइज है। तो ये जाइंट्स हैं वीरेंद्र, और ये ड्राइव करेंगे इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ को। तो एक बिग इन बैंकिंग सेक्टर, जो 2 बड़े बैंक्स थे इसके पहले, HDFC एक तरह से लैगार्ड हो गया है, और ये मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम डिस्कस करें बैंकिंग स्पेस का। तो क्लियरली एक लीडरशिप बैंकिंग स्पेस में आपने जो 2 नाम लिए उसमें पास ऑन हुई है। और दूसरा मुझे लगता है कि एक बैंकिंग स्पेस से भी निफ्टी को ड्राइव करने के लिए अब लीडरशिप पास ऑन करने के दूसरे सेक्टर्स को जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अब वो भी समय आ गया है। तो इन्वेस्टर्स को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है अब यहाँ से निफ्टी को ऊपर ड्राइव करने के लिए। ओके, ठीक है, चलिए अब बैंकों पे बात हो गई और भी अर्निंग्स पे बातचीत हुई, लेकिन अभय जी कुल मिला के ये जो कंसर्न्स, ये फियर फैक्टर इंडिया विक्स का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आपके चुनाव और उसके आउटकम से संबंधित है। बट कुछ स्पेस ऐसे जिनकी ग्लोबल मार्केट से पैरिटी होती है, फॉर इंस्टेंस आई थिंक IT, मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंडेक्स 2-3 दिन से रिट्रेस हुआ है, बट एक सेक्टर जिसके ज़रिए आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आई थिंक एक्सपोजर लेते हैं, उस लिहाज से क्या मेटल्स अभी भी एक मजबूत कड़ी रहेगा आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र, मुझे लगता है कि मेटल्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन में है, नॉन फेरस मेटल स्पेशली, और इसके दो रीजन हैं जितना मैंने देखा है। एक तो यह कि चाइना में जो कंजम्पशन डिमांड है उसमें एक
सडन पिकअप आया है। जो रियल एस्टेट सेक्टर था चाइना का एकदम बीटन डाउन था 2 साल से। अब जो कंपनीज बैंकरप्ट होनी थी, जो प्रॉब्लम में थी, वो सब सिस्टम से बाहर चली गई है। गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर लिए हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन वापस स्टार्ट हो गया है और गवर्नमेंट का जो स्पेंड होता है चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो भी वापस आ गया है। तो एक चाइना में रिफ्लेशन हुआ है डिमांड का, जो कि कमोडिटी प्राइसेस को, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स को ड्राइव कर रहा है डिमांड को। और दूसरा, जब ये प्राइसेस गिरे थे तो काफी कैपेसिटी ग्लोबल लेवल पे बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत और वो अभी तक वापस नहीं आई है और वो मुझे लगता नहीं जल्दी में वापस भी आएगी। तो एक बड़े एक वर्चुअस साइकिल में हम मेटल्स के, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स के में अब एंटर कर रहे हैं, जहां पे डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड है। और इसका टिपिकली ये साइकिल चलती है कम से कम 2 साल तक, जहां पे मेटल प्राइसेस स्पाइक करते हैं और जो बड़े एफिशिएंट प्लेयर्स हैं वो अच्छा मार्जिन बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी भी अर्ली डेज हैं इस मेटल साइकिल के, नॉन फेरस मेटल साइकिल के अपमूव में। और ये जो सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन था, मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न्स देगा इन्वेस्टर्स को अगले साल 1.5 साल में। अब L&T के नंबर्स आपने देखे, वैसे नंबर्स में कोई खराबी नहीं है। ऑफ कोर्स मार्जिन्स को लेकर ही इनका गाइडेंस थोड़ा सा फीका पड़ा, लेकिन क्या स्टॉक को वाकई में 6% टूटना था? और प्री इलेक्शन आई रिमेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी लोगों ने पोजीशनिंग अपनी रखी थी तेज़ी की तरफ। पोस्ट इलेक्शन रवैया क्या रहेगा अगर L&T खुद अपने गाइडेंस को स्पेशली मार्जिन्स पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, हर जगह काफ़ी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बिकॉज जो पॉलिसी गाइडेंस क्या रहेगी सरकार की, इलेक्शन का रिजल्ट कितना उसको इम्पैक्ट करेगा, ये थोड़ा अनक्लियर है अभी। और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टेड है काफ़ी कैपिटल गुड स्पेस में पिछले 1 साल से। तो थोड़ा वहाँ पे पोजीशंस अपनी लाइट करें, वो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड मूव है। और अभी भी ये कोई अगेन मेरा व्यू है कि बॉटम नहीं बना है इन स्टॉक्स में कि इन्वेस्टर्स को बार्गेन हंटिंग करना शुरू कर देना चाहिए। कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरग्रीन सेक्टर है अगले 5-10 साल के लिए इंडिया में। अगर हमारा कोर बिलीफ है कि इंडिया का जीडीपी 6 से 8% तक ग्रो होगा अगले 10 साल, तो वो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, स्पेशली L&T जैसी कंपनीज के परफॉर्मेंस के बिना नहीं हो सकता है। पर मेरे को लगता है इन स्टॉक्स पे टेक्निकल प्रेशर अभी ज्यादा है, फंडामेंटल प्रेशर कम है। ये मार्केट अभी ऐसा है कि थोड़ी सी भी बैड न्यूज एक्स्ट्रापोलेट हो जाती है, ओवर रिएक्शन हो जाता है। पोजीशंस काफी ओवरबॉट तो नहीं कहूंगा, पर काफी बड़ी पोजीशंस हैं, तो थोड़ा एलोकेशन कम करके फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स कैश में जा रहे हैं। तो ये एक मार्केट उस जोन से ट्रांजिशन कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केट लेवल पे भी 5-8% का करेक्शन आना बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टर्स को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, उनको रेडी रहना चाहिए टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी और एंड लुक बियॉन्ड इलेक्शंस। ओके, एक आखिरी सवाल फिर, इस समय आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इस करेक्शन में? अगर 2-3 थीम्स स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर्स अगर आप बता दें तो। जी अनुज, हमने पिछले 2 महीने, स्पेशली लास्ट 1 महीने में हमने अपना पोर्टफोलियो का ओरिएंटेशन काफी डिफेंसिव किया है। हमने लार्ज कैप्स का एलोकेशन बढ़ाया है और लार्ज कैप जिस सेक्टर को हमने ऐड किया है जो हमारे पोर्टफोलियो में पिछले 3 साल से नहीं था, मैं कहूँगा वो है लार्ज कैप FMCG कंपनीज का। और अगेन डिस्क्लेमर, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि स्टॉक्स, लीवर जैसे स्टॉक्स हैं जो काफी एक टाइम करेक्शन से गुजरे हैं और वैल्यूएशन अगर मैं उनका हिस्टोरिकल मल्टीपल से देखूं तो काफी ल्यूक्रेटिव है फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इस समय उनको एंटर करना, पेशेंस रखनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को। और मुझे लगता है FMCG स्पेस एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स को, लार्ज कैप्स में भी और मीडियम कैप्स, मिड कैप्स में भी। दूसरा, हमने जैसे हमने बात करी नॉन फेरस मेटल्स की, उसमें हमने अपना एलोकेशन अगेन पहली बार किया है पिछले 2-3 साल में। हिंडाल्को हमने ऐड किया है। और तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है फार्मा स्पेस। फार्मा में मुझे लगता है कि लार्ज कैप फार्मा के जो ग्लोबल प्राइस प्रेशर था वो बहुत कम है इस समय। यूएस में एक शॉर्टेज है जेनरिक्स की और US FDA काफी सपोर्ट कर रहा है इंडियन कंपनीज को अपना सप्लाई बढ़ाने के लिए यूएस में, क्योंकि चाइना से सप्लाई ऑलरेडी काफी कम हो गई है।
सो लार्ज कैप फार्मा, मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स और एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर्स अनुज हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं अगले 1-2 साल के व्यू से। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय, और हमसे इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं। BTST और STBT कॉल्स लेते हैं। पहले गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे आप? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक आई स्किप इट कंप्लीटली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कैश भी एक पोजीशन होती है, तो कैश में रहेंगे गाबा सर, कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा जी आप कैरी करेंगे कोई ट्रेड? मैं बस बजाज फिनसर्व के सेल में थ्रू पुट ही इसको रेकमेंड करूंगी, अभी फ्रेश रिकमेंडेशंस नहीं। ओके, तो वो बजाज फिनसर्व वाला ही ट्रेड रहेगा। मानस आपका क्या प्लान है? देखिए रिस्क तो डेफिनेटली है इस टाइम BTST या STBT लेके जाने में, लेकिन एक स्ट्रक्चर वीक है, वहां पर अगर ट्रेड लेना चाहें तो अदानी पोर्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 1260 था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो अदानी पोर्ट के फ्यूचर में आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। स्टॉप लॉसेज आपके 1271 1271 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक इस फ्यूचर में आपको 1210 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, अदानी पोर्ट्स और प्रशांत आपका ट्रेड? जी वीरू जी, मैं बिकवाली रेकमेंड करूंगा। DLF में एक अहम सपोर्ट टूटने को है, तो थोड़ा प्रीएम करके चलूंगा। हो सकता है अच्छा गैप डाउन कल मिले। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 852, 852 का टारगेट होगा 820, 820 जो एक सपोर्ट है, बट 820 ब्रेक हो तो शायद ये 805 भी दिखाए। फिलहाल फर्स्ट टारगेट 820, स्टॉप लॉस 852। ओके रुचित, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? STBT के लिए ग्रेन्यूल्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। सो यहाँ पे काफी समय से 400 के आसपास स्टॉक एक सपोर्ट बना रहा था। अब आज 400 का लेवल ब्रेक हो, अगर आप ऑप्शंस की पोजीशंस देखेंगे तो लगभग 6.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट 400 के पुट में था। यहाँ पे पुट राइटिंग थी। ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होना भी शुरू हुआ है, क्योंकि 400 का लेवल टूटा है, 592 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 68,000 का अनवाइंड हुआ है, बट फिर भी अभी भी 5 लाख से भी ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। सो आई थिंक ये पुट राइटिंग की पोजीशंस यहाँ पे ट्रैप हो गई है। सो आई थिंक यहाँ पे और अनवाइंडिंग कल के सेशन में आ सकती है। तो 402 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशंस बना के जाए। 375 के अराउंड के टारगेट्स कल इसमें आ सकते हैं। तो ट्रेड आ रहा है तो मंदी की तरफ ही आ रहा है। सुदीप आपका क्या इरादा है? नहीं, आप शायद म्यूट पर हैं सुदीप। या सॉरी हर्षदा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कैनरा बैंक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। पिछले 4 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ 553 का एक अहम सपोर्ट था, उसके नीचे अब स्टॉक फिसल चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक STBT करके जा सकते हैं 555 के स्टॉप लॉस से 530 के टारगेट के लिए। ओके चलिए, तो ये समय की BTC ट्रेड्स। यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम फीडबैक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और थोड़ा आज मायूसी का माहौल है डीलिंग रूम्स में इन जनरल। जिस हिसाब से अनवाइंडिंग हो रही है और जिस हिसाब से मार्केट में प्रेशर है, कहीं ना कहीं डीलर्स थोड़े से ट्रेडिंग में प्रिकॉशन ले रहे हैं स्टॉप लॉसेस के जरिए, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, क्योंकि मार्केट ऐसे जंक्चर पे जहाँ से डीलर्स को लगता है कि थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है या यहाँ से ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 2 स्टॉक्स जो डीलर्स आज फोकस में रख रहे हैं, सबसे पहले SBI, और रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। BTST की ट्रेड यहाँ लेनी चाहिए 825 से लेकर 830 तक के टारगेट्स के लिए, यानी यहाँ से डीलर्स को लगता है 2 से 3% का मोमेंटम इस स्टॉक में बन सकता है। ऑब्वियसली हाई रिस्क है, ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा हुआ है, तो फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और फ्लिप साइड पे अदानी पोर्ट्स, जहाँ डीलर्स STBT की सलाह दे रहे हैं, डीलर्स को लगता है काउंटर में 20 से 30 रुपये का डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि FIs यहाँ अनवाइंडिंग कर रही है लॉन्ग पोजीशंस। तो अदानी पोर्ट सेल और SBI में खरीदारी की सलाह डीलर्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। शुक्रिया यतिन। अदानी पोर्ट्स वही स्टॉक जिसका जिक्र कुछ देर पहले अभी मानस कर रहे थे। शॉर्ट साइड पे मार्केट से डे लो 21938। हमने आज अपना इंटरडे हाई क्रिएट किया था 22,290 के आसपास, और अब हैं अनुज हम 21,936 पे। निफ्टी बैंक 47,462 डे लो की ट्रैजेक्टरी पे, और शायद ये यस अनुज इंडिसेस पे अप्रोच करेगी अब कल के लिए। वीरू, इंडिसेस पे अप्रोच से पहले मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, अगर वो रेडी होगी तो। और ये देखिए स्क्रीन पर आएगी आपकी अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये थोड़ा आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी घूम रही है, और इसमें बुल बेचारा लेटा हुआ है और 2 बेयर्स एंजॉय कर रहे हैं। उनके ड्रिंक्स अलग अलग हैं ऑब्वियसली सबके, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा,
इसमें बुल भी एक चीज़ कह रहा है बेयर्स को, एक चीज़ जो बुल बेयर्स को कह रहा है वो ये कह रहा है कि कुछ दिन की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा। तो मार्केट में क्लियरली ये बुल मार्केट में फेजेस आते हैं, बेयर्स को कभी कभी चांस मिलता है इस तरीके का। लेकिन स्ट्रैटेजी जहाँ तक बात है, देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, इस मार्केट में पैसा बन रहा है आपका सेल ऑन रैली पे, और अगर वो उसमें पैसा बन रहा है तो फिर उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करिए, लेकिन घर मत लेकर जाइए पोजीशन। क्यों? क्योंकि उसमें दिक्कत क्या होगी, मार्केट में कभी भी गैप अप मिल सकता है आपको। एक चीज़ लेकिन मैं पहले ऐड कर दूं स्ट्रैटेजी से पहले, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ETFs लेना शुरू करिए। अगर आपने पिछली बार वाला वो मिस किया था तो आज एक अच्छा मौका होगा अपनी कैपिटल का 20% इन्वेस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली मैं जो वही बात दोबारा दोहराऊंगा, एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये भी हो सकता है कि 20% आप आज डाल दें और आपको 3 दिन में 21,500 दिख जाए, ये रिस्क है। मुझे वैसे 21,800 के नीचे डाउनसाइड नहीं दिखती, लेकिन मार्केट में जो स्क्रीन बता रही है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% आज ही करें। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो ट्रेडर बनने में मैं बार बार मुझे राकेश झुंझुनवाला की एक बात याद आती थी कि एक ट्रेडर को ना शिवाजी बन के कोई फ़ायदा नहीं है, वो कोई उसमें ब्रेवनेस दिखाने की जगह नहीं है ट्रेडिंग स्क्रीन। ट्रेडिंग रिंग समझदारी वाली जगह है जहाँ पर आप एक स्टेप बैक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट करेक्ट हो रहा है, सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। 2 दिन से लगातार मार्केट ने एग्जैक्टली उस जोन से रिवर्सल दिया है जिस जोन में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस थी, वहाँ से मार्केट घूमा है, तो वो आपको एक सेल ऑन रैली की ट्रेड दे रहा है मार्केट। उसको लीजिए 3-4 दिन तक, जब तक मार्केट अपना माइंड नहीं मेकअप करता है। और 21,800 तक का रास्ता खुला है अब इसमें दिक्कत क्या है, 21,800 में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 140 पॉइंट ही है, और बीच में एक बार के लिए मार्केट हो सकता है वापस 20 डेमा टेस्ट कर ले या 50 डेमा टेस्ट कर ले एक बार के लिए। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पोजीशन कैरी मत करिए। लॉन्ग तो आप कैरी कर ही नहीं सकते इस मार्केट में, क्योंकि कोई भी लॉन्ग कैरी करना मतलब एक तरीके से एक अगेंस्ट द ट्रेंड जाने वाली बात होगी। लेकिन शॉर्ट भी इस लेवल पर जब मार्केट 2 दिन से लगातार इस तरीके से गिर रहा हो, उसमें मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। फ्रेश व्यू लेंगे कल, लेकिन अगर एक इन्वेस्टर है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सा ऐड करने के लिए। ओके और शॉर्ट यहाँ से अगर आप देखें, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पे अगर आप देखें व्यू दे दिया है। ETF से फोकस कीजिए, उस पर भी आपको एक यहाँ पे मंत्रा दिया गया। मार्केट से डेलो इट्स 21944। एक बार ब्रेथ को देखते हैं डेरिवेटिव्स में क्या है, और ब्रेथ यकीनन काफ़ी ख़राब होगी। और आपकी स्क्रीन पे वो जो लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा है वो मैं स्क्रीन पे रखता हूँ। ऑलमोस्ट अभी भी आप इस सीरीज़ के इनिशियल पार्ट पे ही हैं, और लॉन्ग मात्र 8, शॉर्ट कवरिंग मात्र 5, शॉर्ट 93, लॉन्ग अनवाइंडिंग 76। ये जो चंक है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 156 स्क्रिप्ट्स खड़ी हुई हैं, 166 माफ़ कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स के बाद रिएक्शन स्ट्रॉन्ग था, अभी भी कायम है। TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स, M&M क्रमबद्ध तरीके से ऑटो परसिस्ट करता हुआ लॉन्ग बिल्डअप पे, जो कि इंडिकेट करता है कि सबसे कंफर्टेबल स्पेस था। शॉर्ट कवरिंग सन टीवी में, पिडिलाइट में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। बजाज ऑटो, इन्फोसिस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट गेंस बहुत बहुत थिन थे, याद रखिएगा। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था मन्नापुरम फाइनेंस में, LNT में। आज इनफैक्ट LNT को मैं एक बात यहाँ पे कहूँ, LNT का ये क्लोज जो है, एक सेकेंड ये स्लाइड रखिएगा स्क्रीन पे, इट्स 3275। LNT का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 32-35 पे है, यानी अब हार्डली डिफरेंशियल बचा है 30 रुपए का। BHEL कैपिटल गुड स्पेस से यहाँ पे भी आज हैमरिंग हुई। इनफैक्ट PSU बास्केट काफ़ी परेशान था आज। ग्रैन्युल्स इंडिया और लॉन्ग अनवाइंडिंग पिरामिड एंटरप्राइजेस में, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, PFC और अनाल्को में पिछले 3 दिन में प्राइस डैमेज जो केमिकल बास्केट है वहाँ पे काफ़ी सिवियर हुआ। और आरती आपकी स्क्रीन पे, मेरे ख्याल से ये केमिकल बास्केट में सबसे सुदृढ़ मजबूत स्टॉक था, वो भी क्रैक हुआ आज 6%। अनुज बिल्कुल वीरू, खैर थोड़ा सा निफ्टी और अब 21,950 के भी नीचे, और लार्सन एंड ट्यूब्रो 6% नीचे बंद हो रहा है। लेकिन 2-3 स्टॉक्स हैं जो आपको क्लियरली बता रहे हैं मार्केट में सेलिंग प्रेशर किस लेवल का और मार्केट अब किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। एशियन पेंट्स एक तो खैर ऑब्वियसली 5% नीचे, लेकिन साथ साथ बर्जर की भी पिटाई हो गई, क्योंकि मार्केट अब यही एक्सपेक्ट करेगा कि अगर एशियन नहीं डिलीवर कर पाया तो बर्जर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो वो स्टॉक भी अब डे लो पर आ रहा है। और ये थोड़ा सा अच्छा, अब कई लोग भले ही इलेक्शन को ब्लेम करें, लेकिन
L&T के नंबर्स में इलेक्शन को कहाँ ब्लेम करेंगे, एशियन पेंट्स के नंबर्स में कहाँ आप इसको ब्लेम करेंगे। तो कुछ ना कुछ नंबर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, कुछ एफआई सेलिंग का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। हम भले बार बार ये कहें कि हमारी अपनी मार्केट में अपने वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन 6,000 करोड़ एक साथ एक दिन में अगर बिकेगा तो फ़र्क तो पड़ेगा लार्ज कैप पर, तो उसका भी इम्पैक्ट है। कई चीज़ें हैं जिसको जो एडअप हो रही है मार्केट, प्लस मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, करेक्शन चाहिए था, मार्केट को एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, मिल गया मार्केट को एक्सक्यूज़, इसकी वजह से डाउन है। लेकिन फिर हाइंडसाइट में आपको ये पता चलेगा कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो शायद वो 21,800 जो ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से अब 150 पॉइंट और नीचे सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन तब तक आप शायद डिप पर आइडेंटिफाई करना शुरू करें कहाँ पर ट्रेड्स लिए जा सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इस बीच जो स्टॉक्स बैन से बाहर आ सकते हैं, बैन में जाने वाले शेयर नहीं, बैन में बाहर आने वाले की लिस्ट आपके सामने। एक तो बायोकॉन है जहाँ पर पोजीशंस कुछ हल्की हुई हैं, और साथ ही साथ आपका ABFRL है जो 82% तक की पोजीशंस पर टिकता हुआ दिखाई देगा। आज देखिए आज के पूरे सेल ऑफ में बाजार में जो भारी गिरावट आई है, BSE का मार्केट कैप पूरा 15.36 लाख करोड़ मई के महीने में वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे, और आज अकेले उसका 50% यानी कि 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ है, जिस तरह की सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। तो क्लियरली आज प्रेशर, पैनिक, एक्सपायरी का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, सब कुछ एक ही साथ होता हुआ दिखाई दिया है, और इसीलिए हम देख रहे हैं इतने अग्रेसिव कट्स। वैसे मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में कमजोरी थी, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा था कि हम शायद 1000 पॉइंट करेक्ट करेंगे। लेकिन अब आप देखिएगा ये इंडेक्स भी करीब 967 अंकों की गिरावट पर टिकेगा, पूरे 2% इसने गवा दिए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा वीकनेस है, और उसके बाद ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक आपका है। निफ्टी जैसे ट्रेड्स तो है ही जो 1, सवा 1 और 1.5% बिखरते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्लियरली मई के महीने का एक बेहद ख़राब सत्र आज साबित होता हुआ दिखाई दिया, और डिफेंसिव के नाम पर भी ज़्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं। वो आप कह सकते हैं आप लकी है कि इन्फी, HCL टेक हल्की हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, वरना ऑटो अकेला वो पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली अनुज, वरना इट्स अ कंप्लीट वॉश आउट। कंप्लीट बिल्कुल, और कहीं छुपने को जगह नहीं थी आज एक्चुअली, जैसा आपने बोला सिर्फ एक ऑटोज़ को छोड़ दें। अच्छा, ऑटोज़ में एक चीज़ और क्लियर हो गई कि अगर आप नंबर्स अच्छे लेकर आएंगे तो मार्केट किसी भी प्राइस पर आपको बाय करेगा। जैसे TVS मोटर फॉर एग्जांपल, हालांकि ऑफ हाइज बंद हुआ क्योंकि मार्केट पूरा गिर गया, लेकिन अगर नंबर्स अच्छे हैं तो मार्केट एक बार के लिए महंगे स्टॉक भी खरीदेगा। ये भी एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 361 पॉइंट नीचे इस समय हम ट्रेड करते हुए, एक इन्फोसिस की तरफ से प्रेस रिलीज आई है, पढ़ रहा था उसमें कुछ है क्योंकि कुछ AI और डिजिटल का कुछ तड़का है उसमें। IT स्टॉक्स में फिर भी थोड़ा सा मोमेंटम है इस समय। काबा सर, अगर आप BTST नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन एक एज अ जनरल व्यू ले रहा हूँ, क्या IT रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगा यहाँ से कुछ दिनों के लिए? एक्चुअली यस, मैंने चुना था इन्फोसिस, लेकिन जो ब्रेकआउट भी मिला था, जो स्ट्रेंथ था वो थोड़ा मार्जिनल था, इसलिए मैंने अवॉइड किया, वरना थोड़ा भी और स्ट्रेंथ मिलता तो मैं इन्फोसिस लेता। पॉसिबल है कि IT थोड़ा मार्जिनली आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मैं सेव करना, अपनी रेट करना चाहता था, अदरवाइज नो। लेकिन यस, IT थोड़ा लगता है कि मॉडरेटली थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, इन्फोसिस और इस बीच दो स्टॉक्स लेके आइएगा जरा। एशियन पेंट्स अभी देखिए फ्राइडे बाकी है तो वीकली चार्ट्स तो कल ही फॉर्म होंगे, बट एशियन पेंट्स फर्स्ट टाइम इन इट्स करियर, मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट्स परसिस्ट करते हैं वो जुलाई नहीं, इनफैक्ट वो परसिस्ट करते हैं लगभग सितंबर 2008 से। तो फर्स्ट टाइम इन इट्स करियर 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता हुआ एशियन पेंट्स, और वो एक HDFC बैंक को लेके आइएगा स्क्रीन पे। थोड़ा सा पैमाइश की भी करते हैं क्योंकि वीकली चार्ट्स फॉर्मेशन का टाइम बहुत नज़दीक है। एट 1448 ये अब अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब डेली की बात निकल गई, अब वीकली की बात आ रही है, और ये भी HDFC बैंक के करियर में एक पहली बार हुआ था अप्रैल 2020, दैट मीन्स ड्यूरिंग कोविड, उसके बाद मई 2022, और थर्ड टाइम जब ये अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। और पेन और जिन स्टॉक्स में था उसमें एक मैं नवीन फ्लोरिन का जिक्र और करना चाहूँगा, ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से जो अब अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं। और एक बार एक स्टॉक और लेके आइएगा, L&T।
LNT वीकली चार्ट्स पे क्या कर रहा है? LNT मेरे ख्याल से जुलाई 2022 के बाद पहली बार अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप करने की तैयारी करता हुआ। तो प्राइस लेवल सिमिलर थे, 21954 ये इस वक्त निफ्टी का स्तर है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 47,490 पे, और बैंक निफ्टी अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देता हुआ। और जहां तक निफ्टी IT का सवाल है 33,144, ये अभी भी डे लो की ट्रैजेक्टरी पे। चलते हैं, अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को वॉल पे देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, खैर मार्केट में क्लोज काफ़ी ख़राब है, लेकिन एक चीज़ है जो आज भी एक आंकड़ा आया है, क्योंकि बहुत टाइमली आंकड़ा आया। आज का जो SIP का आंकड़ा आया है ना, मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाह रहा था। एक्चुअली 21,000 करोड़ के करीब SIP आई है हर्षदा, और मैं ये नंबर की इसलिए बात कर रहा था क्योंकि आज से 4-5 महीने पहले मैंने एक रील बनाई थी, जब पहली बार हम 16,000 करोड़ क्रॉस किए थे। तब ये नंबर इसलिए सिग्निफिकेंट था क्योंकि तब $80 का रेट था, तो $2 बिलियन SIP क्रॉस हुई थी। आज ये 21,000 करोड़, मतलब अब आप करीब करीब $2.5 बिलियन पर आ गए हैं, ठीक है ना। ये नंबर मेरे ख्याल से बहुत जल्द $3 बिलियन क्रॉस करेगा, और जब तक ये नंबर इंटैक्ट है ना, इस तरीके की SIP। आज मोतीलाल ओसवाल के एक बहुत सीनियर फंड मैनेजर से बात हो रही थी, वो आए हुए थे ऑफिस में, तो उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि ये जो पैसा आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि डम मनी है, ये कुछ सोच कर कुछ समझ कर आ रहा है पैसा SIP का। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब तक अर्निंग्स ग्रोथ इंटैक्ट है और ये पैसा आता रहेगा, मार्केट में करेक्शंस आएंगे, लेकिन वो शैलो होंगी। ये करेक्शन भी आप देख लीजिएगा, शैलो निकलेगी, कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन आने वाली है नहीं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, इस समय आज की करेक्शन तो बड़ी थी खैर, 350 पॉइंट इंट्राडे में मार्केट टूटा यहाँ पर 1.5%। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 1% नीचे, निफ्टी IT करीब करीब 0.5% गिरा। मिड कैप इंडेक्स में 2% की बड़ी गिरावट आई, स्मॉल कैप इंडेक्स तो 3% के करीब लुढ़का आज। एडवांस डिक्लाइन देखिए 372 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1950 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, मतलब कहीं छुपने की जगह नहीं थी बेसिकली। सेक्टोरल बेट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जहां पर आज ग्रीन टिक थी, उसके अलावा एक्चुअली जाते जाते तो वो 2 का भी 1 रह गया। सिर्फ निफ्टी ऑटो जो करीब करीब 1% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा था, उसके अलावा बाकी सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो रेड में रहे। और देखिए सब ऑयल एंड गैस 3.5% नीचे, CPSE 3.25% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5%, FMCG, रियल्टी 2-2.5%, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 3% नीचे। FMCG भी आज नीचे था, इसमें एशियन पेंट्स का बड़ा इंपैक्ट था ऑब्वियसली। मेटल्स 3% नीचे थे, फार्मा भी नीचे था आज, बाकी में कहीं छुपने की जगह नहीं थी, सिर्फ एक ऑटोज को छोड़ दी जहां पर अच्छे नंबर्स की वजह से एटलीस्ट यहां पर थोड़ी सी बाइंग थी। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और उसमें देखते हैं कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी। तेज़ी तो ज़्यादा थी नहीं एक्चुअली, 340 पॉइंट निफ्टी गिरा, उसमें हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, SBI नंबर्स के बाद और बजाज ऑटो और कुछ हद तक इन्फोसिस। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, 0.6% नीचे। एशियन पेंट 4.5% नीचे बंद होता हुआ। BPCL, कोल इंडिया, DVs, JSW स्टील, ITC, रिलायंस, HDFC बैंक अक्रॉस द बोर्ड आज मार्केट के ऊपर काफ़ी सेलिंग प्रेशर रहा। HDFC बैंक 2.5% नीचे था इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर, और रिलायंस देखिए वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट। ICICI बैंक में भी खराब दिन मार्केट के लिए विदाउट अ डाउट। जी हाँ, और ऑन द बेल थैंक गॉड आज बाजार फाइनली बंद हो गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन रहा। 335 अंकों की गिरावट और अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस, सेल साइड के ट्रेड्स अगर आपके होते तो रिटर्न्स अच्छे बनते, ये सीधा सौदा में आपको दिखाई देगा। नीरज ने पिरमल एंटरप्राइजेस, होम फर्स्ट फाइनेंस और टाटा पावर तीनों पर एक शॉर्ट कॉल लिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स थे। विजय डायग्नोस्टिक 7% ऊपर था नंबर्स के बल पर। आशीष के लिए SKF 7.5% ऊपर, WPI में गेंस, किर्लोस्कर ऑयल नंबर्स पर तेजी में, और ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक खराब नतीजे, यहाँ पर इनका शॉर्ट कॉल था और वहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। जी हाँ, तो कुल मिला के हर्षदा, अनुज, बात ये अच्छी है कि शुक्रवार आ गया। सबसे अच्छी उम्दा बात यही है, कहते हैं ना कि बहुत वक्त नहीं गुजरा उस बात को, पिछले शुक्र को थे 22,800, इस शुक्र को ढूंढ रहे हैं 21,800। भगवान करे ना आए, भगवान करे ना आए और शुक्रवार बेहद शानदार हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ कल फिर मिलेंगे अनुज, मैं, हर्षदा, आशीष, नीरज जी, कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए